ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट्स नमो एजुकेशन पर। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि इस चैनल पर हम पीसीएस और यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और इससे संबंधित हमारी एक नई क्लास स्टार्ट हुई है जिसमें हम मंथली मैगजीन योजना के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें भिन्न भिन्न आर्टिकल आते हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे और जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं मैं और हमारी टीम आपको वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स छांट के देगी ताकि आपका समय की बचत हो और इस योजना मैगज़ीन को आपको व्यर्थ समय में ना पढ़ना पड़े, आपका समय भी बचे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारी टीम का प्रयास है केवल आपके पास वही पहुँचे। साथ ही साथ आपको हमारी ये वाली क्लासेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी क्लासेस को, जो हमारी नई क्लासेस स्टार्ट हुई हैं योजना मैगज़ीन के ऊपर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज की हमारी क्लास है अक्टूबर 2021 योजना का सारांश। इसमें हम अक्टूबर 2021 महीने में प्रकाशित योजना मैगज़ीन का जो भी आर्टिकल आए हैं उन पे संक्षेप में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आए हैं उनको हम बताएंगे और आपकी पीसीएस परीक्षाओं के लिए, प्री के लिए, मेंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको, हमारी उम्मीद है कि आपको पूरा इस योजना मैगज़ीन को, जो इतनी मोटी मैगज़ीन आती है 60 से 70 पेज की, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जो इसमें इतने बड़े बड़े आर्टिकल आते हैं उसमें व्यर्थ आपका समय नहीं जाएगा। आपको हमारी क्लासेस से पूरी संतुष्टि मिलेगी और यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आपके लिए तो पूरा फ्री कंटेंट है। साथ ही साथ ये हमारा पहला पार्ट है इस योजना मैगज़ीन का, इसका आगे की पार्ट्स भी हम बनाएंगे अभी और उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। इस जो हमारी क्लास हुई है, इस क्लास की पीपीटी की मैंने पीडीएफ में लिंक प्रोवाइड करवा दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। साथ ही मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए हैं, आप साथ ही साथ उसको नोट करिएगा। और जो भी अगर आपको लग रहा है जैसे मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ बोल के बता रहा हूँ तो मैंने उसमें बता दिया है कि इम्पोर्टेंट है, तो हो सकता है पीपीटी में ना हो तो आप उसको साथ साथ नोट करते चलिएगा। अगर आपको जल्दी लग रहा है, थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा पॉज करके 5 से 10 सेकंड रिवर्स करके देख लीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा अच्छे से और नोट कर लीजिएगा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने केवल बताए हैं, वो हो सकता है पीपीटी में नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको लग रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट है सर, आप सर को दोबारा बताना चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला आर्टिकल हमारा क्या है, चलते हैं अपने पहले आर्टिकल पर। ऑलराइट गाइस, शुरुआत करेंगे अपने पहले टॉपिक से। ये जो टॉपिक है ये वैसे आर्टिकल्स में तो नहीं आया है लेकिन कुछ न्यूज़ होती हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं, जो कवर पेजेस पे आती हैं, हम उसके बाद उससे स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक है अंतरिक्ष में भारत। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि अपना हिंदुस्तान अंतरिक्ष की तकनीक में कुछ गिने चुने देशों में से एक है जिसके पास उच्च क्षमता वाली तकनीक है, किंतु हम इस तकनीक का पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाए हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए कुछ दूरगामी सुधार किए गए हैं जिससे हम अंतरिक्ष गतिविधियों की पूरी एक श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देंगे, जिससे नए नए इनोवेशंस, नए नए नवाचार कुछ जल्दी जल्दी हमारे पास आएंगे, हमें तकनीक प्राप्त होंगी, हमारे जो मिशंस हैं वो जल्दी जल्दी पूरे होंगे। यही इसका मोटो है। इस निजी क्षेत्र के द्वारा ही हमें अपने मिशंस को अगले चरण में ले जाने में काफ़ी तेज़ी प्राप्त होगी। इससे तो तेज विकास होगा ही, बल्कि वैश्विक उद्योग जगत में, जो अंतरिक्ष का उद्योग जगत है, उसकी अर्थव्यवस्था में भारत एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाएगा, जिन मिशंस को कंप्लीट करने पे हमें काफ़ी भारी रेवेन्यू भी प्राप्त होगा। इसी के साथ इस टेक्नोलॉजी में, इस टेक्नोलॉजी के एरिया में काफ़ी सारे रोजगार निकलेंगे। जो हमारे इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको काफ़ी रोजगार मिलेगा। इसी निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के माध्यम से अंतरिक्ष की परिसंपत्ति का अच्छे से सदुपयोग होगा, डेटा का सदुपयोग होगा और सुविधाओं तक बेहतर पहुंच शामिल हो पाएगी। के लिए अभी हमने हाल ही में जून 2020 में एक नए कंपनी का
लोकार्पण किया है, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रमाणीकरण केंद्र, जिसे हम शॉर्ट में इन स्पेस के नाम से जानते हैं। यह कंपनी निजी क्षेत्र की कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए एक समान अवसर प्रदान करेगी। इसी प्रकार एक और सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बनाया गया है, जिसे मार्च 2019 में बनाया गया था। वे है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसके द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों को आपूर्ति श्रृंखला के मॉडल से मांग संचालित मॉडल में बदलने का प्रयास किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये नई कंपनियां जो बनाई गई हैं वो एक अनुकूल नियामक वातावरण के माध्यम से अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योगों को बढ़ावा देंगी और उन निजी कंपनियों का मार्गदर्शन भी करेंगी, जिसके द्वारा हमारी अंतरिक्ष की परिसंपत्तियों का एक इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो पाएगा, जिसके द्वारा हमारे कुछ कार्यक्रम जैसे नई टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देना, कुछ अन्वेषण मिशन, रिसर्च मिशन होंगे और हमारा सबसे महत्वपूर्ण मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम जो इसरो के द्वारा है, उस पर अधिक ध्यान केंद्रित करके उस मिशन की जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने में सुनिश्चितता की जाएगी। अब बात करते हैं हमारे देश में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि 1960 के दशक में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के निर्देशन में एक अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत की गई थी। अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों को संचालित करने के लिए ही 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना किस विभाग के अंतर्गत की गई थी? परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 1962 में। इसके बाद 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी इस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के स्थान पर। तो इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 में। इसी इसरो के प्रयासों से आज हम GSLV Mark 3 के जैसे और क्रायोजेनिक इंजन के जैसे कुछ तकनीक भारत में विकसित कर पाए हैं और बहुत ही जल्द हमारा सौर मिशन और मानव अंतरिक्ष मिशन भी पूर्ण होने जाएगा, ये सब हमें पूरा विश्वास है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, शुरुआत करते हैं अपने आर्टिकल से। देखते हैं आर्टिकल से पहले एक पेज और आता है जो इंडेक्स टाइप है, जिसमें दिखाया गया कि कौन कौन से आर्टिकल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे पहला आर्टिकल है कोविड-19 से मुकाबला, फिर उसके बाद कोविड-19 से निपटने की भारतीय रणनीति इत्यादि। ये कुछ विशेष आलेख हैं, जैसे वैज्ञानिक संचार पर नए सिरे से विचार। कुछ फोकस्ड आर्टिकल आए हैं, परमाणु बिजली और ऊर्जा से रक्षा आया है, हिमालय क्षेत्र में बाढ़ आई है, भूचुंबकत्व इत्यादि आर्टिकल्स आए हैं। इन सभी आर्टिकल्स पे हम बात करेंगे। इससे पहले जो हमारे प्रधान संपादक होते हैं, वरिष्ठ संपादक होते हैं, जैसे यहाँ पर हैं कुलश्रेष्ठ कमल और एक संपादक हैं डॉक्टर ममता रानी, तो इनका एक संक्षिप्त लेख आता है। इस पेज के बाद वही संक्षिप्त लेख होता है, हम उससे चलते हुए बात करेंगे आगे अपनी आर्टिकल्स में। चलते हैं। ये हमारा जो वरिष्ठ संपादक जी के द्वारा एक आर्टिकल रेडी किया जाता है, कंसाइज पूरी योजना मैगजीन का जो उस पार्टिकुलर मंथ की आई है, इसमें थोड़ी थोड़ी हमें एक रिव्यू मिलता है। समझते हैं इसमें क्या बताया गया है। इसमें बात करी गई है वैश्विक महामारी के दौर में जो हमारा कोविड, उससे कुछ थोड़ी सी बातचीत की गई है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार जो मानव जीवन की गतिविधियां थम चुकी थी, उसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार एक उम्मीद की किरण के रूप में उभारा है, अपने जीवन को फिर से संचालित किया है। इसमें वैज्ञानिकों की, चिकित्सक की, आविष्कारकर्ताओं की और तकनीकी विशेषज्ञों की मिलीजुली काफ़ी बड़ी भूमिका रही है। इस वायरस ने ही दुनिया के कामकाज के तरीके में भी बदलाव किए हैं, जैसे ऑनलाइन कक्षाओं को करा गया, कार्यालयों में घर से काम करने, वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था की गई। प्रौद्योगिकी ना रहते अगर ये संभव ना हो पाता तो ना जाने कितने रोजगार समाप्त हो गए होते आज के समय में, और कर्मचारियों के दफ्तर आने की स्थिति में ना जाने कितनी जिंदगियों के लिए संकट खड़ा हो चुका होता। टेलीमेडिसिन का हमारा यहीं से आविष्कार हुआ है। जैसे अभी कोरोना के थ्रू ही, कोरोना अगर नहीं आता तो टेलीमेडिसिन का इतना ज़्यादा जोर नहीं पकड़ पाता, टेलीमेडिसिन का विकास इतनी जल्दी नहीं हो पाता, और धन, और सबसे इम्पोर्टेंट, धन के डिजिटल लेन देन की मदद से तेज़ी से कारोबार जारी रहा। इसी में अंदर योजना में आज जो मंथली आई है, इसमें नई शिक्षा नीति के बारे में बात की गई है। इसी जैसे
संपादक जी ने बताया है कि इसमें नई शिक्षा नीति में व्यवहारिक ज्ञान पे बात की गई है, कृत्रिम मेधा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाने की बात की गई है, रोबोटिक्स जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है हमारी नई शिक्षा नीति में, और विद्यार्थियों के साथ कम आयु यानी बचपन से ही इंटरेक्टिव लेबोरेटरीज के जरिए विज्ञान को मज़ेदार और रोचक बनाने पर जोर दिया गया है। तो आगे इस योजना के इस अंक में हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित भी प्रसंग देखेंगे, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर, परमाणु ऊर्जा से संबंधित, पृथ्वी विज्ञान से संबंधित आदि। ये हमारा एक थोड़ा सा रिव्यू होता है जो वरिष्ठ संपादक जी के द्वारा पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया जाता है। इसके बाद हमारे आर्टिकल्स स्टार्ट होते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम अपने पहले आर्टिकल से, आइए देखते हैं। इसी में बताया गया है जैसे विज्ञान की सफलताओं की तरह कुछ असफलताएं भी होती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, और हर नई सफलता या असफलता के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी हमें अनंत संभावनाओं और मानवता के लिए एक नई उम्मीद की ओर ले जाती है। ऑलराइट गाइस, चलते हैं अपने पहले जेन्युइन आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल है कोविड-19 से मुकाबला, जिसकी लेखक हैं डॉक्टर शैलजा वैद्य गुप्ता जी। काफ़ी सीनियर वैज्ञानिक सलाहकार हैं जो भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय में काफ़ी वरिष्ठ सलाहकार कार्य के पद पर कार्यरत हैं। ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर ये सिनॉप्सिस बता रखा है इस पूरे लेख के बारे में। हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोविड-19 को 30 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। और फिर इसके बाद इस रोग यानी कि कोविड-19 के फैलाव को जो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था, इसको देखते हुए WHO ने 11 मार्च 2020 को इस कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। तो आप समझिए, आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मिले हैं हमारे परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 30 जनवरी 2020 को तो इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य का आपातकाल घोषित किया था कोविड-19 को, और 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था कि अब ये महामारी पूरे विश्व में फैल चुकी है और हमें इससे मुकाबला करना है। इस सार्स कोव 2 से पैदा कोविड-19 की वैश्विक महामारी कई मायनों में अभूतपूर्व है। इसने विश्व भर की स्वास्थ्य सेवाओं की परीक्षाओं की कड़ी परीक्षा ली है। जो हमारी तैयारियां थी विश्व भर में स्वास्थ्य की, उसकी इस रोग ने, इस महामारी ने काफ़ी बड़ी परीक्षा ली। आगे बढ़ने के क्रम में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि ये जो पूरा लेख आया है, ये लेखक के निजी विचार हैं। इसमें हमारा या कोचिंग का कुछ एडिशन नहीं है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे मैं आपको बताऊंगा। लेख में से मैंने केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छांट के आपको बताने का प्रयास किया है। अब चलते हैं, लेख में से अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छांटेंगे जो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी रेडी कर दिए गए हैं टीम के द्वारा। हम देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं। जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोरोना टीके के अनुसंधान और विकास और इससे संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकियों के विषयों पर एक 14 अप्रैल 2020 को एक वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन किया था। तो अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था, तो 14 अप्रैल 2020 को। और कोविड-19 को वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया था? 11 मार्च 2020 को। इससे पहले 14 अप्रैल से भी पहले काफ़ी कुछ प्रक्रियाएं हुई हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ जो लेख में बताई गई हैं उसके अनुसार। जैसे भारत की जनसंख्या, काफ़ी घनी आबादी वाले क्षेत्रों, विविधता और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों की स्थिति को देखते हुए भारत देश के सामने काफ़ी चुनौतियां थीं जो काफ़ी कई गुना ज़्यादा बड़ी थी। इस वैश्विक महामारी के दौरान किसी भी अन्य देश की क्वारंटाइन की सरकार को भारत जैसी जटिल और विशाल समस्या से रूबरू नहीं होना पड़ा था, क्योंकि भारत की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और जटिल वैश्विक माहौल में रहती है। जैसे जांच, रोगियों की पहचान, उन रोगियों के एकांतवास की व्यवस्था जो क्वारंटाइन था, रोगियों के लिए मास्क, पूरी जनता के लिए मास्क, शारीरिक दूरी जैसे जन स्वास्थ्य उपायों के क्रियान्वयन और चिकित्सा सेवा से लेकर टीके के विकास और उनकी खरीद और डिलीवरी तक के हर क्षेत्र में भारत को काफ़ी बड़ी, जटिल और निरंतर परिवर्तनशील चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत में वैज्ञानिक समुदाय ने इस संकट का सामना काफ़ी अभूतपूर्व तेजी और काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया।
इसी में आगे कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित करने के बाद 21 और 24 मार्च को हमारे नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल और भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के. विजय राघवन जी की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति की पहली बैठक का आयोजन किया गया। तो समझे आप, 11 मार्च को वैश्विक महामारी घोषित करने के बाद हमारे 21 और 24 मार्च को नीति आयोग के वैज्ञानिक सलाहकार की एक अंतर मंत्रालय बैठक आयोजित की गई। इससे पहले भी काफ़ी कुछ मंत्रालय के अंदर काफ़ी कार्यवाही वगैरह चल रही थी, लेकिन जो एक्चुअल में हमारा जो टास्क फोर्स आया है वो तो 24 अप्रैल को आया, लेकिन उससे पहले भी जो कार्यवाही चल रही थी उसके बारे में ये डॉक्टर शैलजा वैद्य गुप्ता जी ने बताया है, जो भारत सरकार की वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। उन्होंने बताया है 21 से और 24 मार्च को एक अंतर मंत्रालय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नीति आयोग के सदस्य थे डॉक्टर वी.के. पॉल और भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार थे प्रोफेसर के. विजय राघवन। इस बैठक में उत्पन्न हुए संकट का मुकाबला करने के लिए भारत की तैयारियों का काफ़ी अच्छे से जायजा लिया गया। जैसे बैठक में वेब पोर्टल, रोगियों के संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान के लिए ऐप्स डेवलप करना, हैंडबुक और RT-PCR जांच से संबंधित प्रयोगशाला नियमावली तैयार करने के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों को काफ़ी तेज़ी से लागू भी किया गया। इसी से संबंधित 30 मार्च 2020 को मास्क के बारे में सरकार के द्वारा एक परामर्श भी जारी की गई। इस परामर्श का शीर्षक था SARS-CoV-2 कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए मुंह ढकने, चेहरे और मुंह के घर में बने बचाव आवरण पर नियमावली जारी की गई। फिर इसके बाद 14 अप्रैल को जो हमारा बताया गया है आपको लेखक के द्वारा, जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन किया, जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अंडर में कार्य कर रहा था। जैसे इस टास्क फोर्स का क्या कार्य रहा, इसने टीके के विकास और इससे संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अहम मसलों पर विचार के लिए इस विशेषज्ञों और टीका कंपनियों के साथ नियमित बैठकें की। वैक्सीन टास्क फोर्स और अन्य अधिकार प्राप्त समितियों के कामकाज की निगरानी अब सीधे प्रधानमंत्री जी और उनके कार्यालय पर आ गई, जो इस और उनका कार्यालय लगातार इस पर निगरानी रखे रहा। इस वैक्सीन टास्क फोर्स के द्वारा और क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, हम आपको बताते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। चलते हैं। हमारी वैक्सीन टास्क फोर्स ने कोविड-19 की वैश्विक महामारी से निपटने के लिए भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास की तत्काल और महत्वपूर्ण कार्य योजना की एक रणनीति तैयार की। इस रणनीति के कुछ 6 प्रमुख स्तंभ बनाए गए। ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब लेखक के द्वारा आर्टिकल में बताया गया है, हम उसमें से आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जैसे ये इस रणनीति के 6 जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जो स्तंभ हैं, जो रणनीति बनाई गई थी वैक्सीन टास्क फोर्स के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपका इंटरव्यू में अगर आप इन पॉइंट्स को बताते हैं और प्लस 1-2 पॉइंट्स अपनी तरफ से और ऐड कर देते हैं ना, तो आपका इंटरव्यूअर के सामने काफ़ी अच्छा माना जाएगा और आपके बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आगे बढ़ने के चांस और अच्छे आएंगे, आपके मार्क्स और अच्छे आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट था टीका विकास, PPE और वेंटिलेटर का विकास, जांच और निगरानी और निदान, चिकित्सा विधान और औषधि निगरानी, उसमें सीरो की निगरानी व्यापकता क्या रही, जीनोम अनुक्रमण कैसे हुआ, जीनोम सीक्वेंसिंग, नियमन और नियामक समर्थन। ये 6 तो हमारे जो मीटिंग आयोजित हुई थी, जो 6 स्तंभ बनाए गए थे वैक्सीन टास्क फोर्स के द्वारा, वो तो बताए गए। इसके अगर अपनी तरफ से आप 1-2 पॉइंट्स और जोड़ के अपनी अगर बताते हैं इंटरव्यूअर को, या आप अपने मित्रों के बीच में ही अगर डिस्कस करते हैं, तो आपको 2-4 पॉइंट्स और मिल जाएंगे, आप उसको ऐड करके अपना आंसर और अच्छे से लिख सकते हैं। यही फ़ायदा होता है हमारा योजना मैगजीन का। इसमें हमारे जो वरिष्ठ सलाहकार होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उस एरिया के, उनके द्वारा क्या क्या मंत्रालय की मीटिंग्स में डिस्कस हुआ है, क्या बताया गया है, वो हमें डायरेक्ट सीधे पता चल जाता है इस मैगजीन की सहायता से। और दूसरी बात होती है, जैसे आपसे कहा जाता है कि आप मंत्रालयों की वेबसाइट को देखते रहें, उस मंत्रालय की वेबसाइट पे क्या चल रहा है, क्या नई खबर आ रही है, वो भी हमें इस योजना मैगजीन के द्वारा मिल जाती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैगजीन है, आप इसको अच्छे से पढ़िए।
जो भी हम आपको पॉइंट्स बता रहे हैं उनको अच्छे से याद करिए, क्योंकि ये केवल वही पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। और देखते हैं हमारा पहला पॉइंट जो टीका विकास है, उसमें क्या अपने परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है समझते हैं। जैसे 20 अप्रैल 2020 को वैक्सीन टास्क फोर्स की एक दूसरी बैठक होती है, जिसमें हमारी कुछ प्राइवेट कंपनीज जैसे भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जाइडस कैडिला, बायोलॉजिकल ई और मिनवैक्स, इनकी प्रेजेंटेशंस की व्यवस्था की जाती है। इन कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रस्तुति देते हैं कि किस प्रकार वो लोग अपना वैक्सीन विकसित करेंगे और किस प्रकार अपनी वैक्सीन को जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करेंगे, और किस प्रकार वो सामान्य जनता के बीच में, जनसंख्या के बीच में इस वैक्सीन को लेके जाएंगे। इस पूरी प्रस्तुति की जाती है। इसमें समिति के द्वारा उद्योग को आश्वासन दिया गया है कि उसे नियामक, तकनीकी और वित्तीय समेत सभी तरह की सहायताएं तेजी से उपलब्ध कराई जाएंगी सरकार के द्वारा। इसी का नतीजा रहा, भारत ने रिकॉर्ड समय में कोविड-19 के टीके का विकास किया और उसका उत्पादन भी शुरू कर दिया। ये जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये सब हमारे लेख में लिखी हुई हैं, मैं उसमें से केवल आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बेहद इंपॉर्टेंट है वो हमारी टीम ने पीपीटी में अवेलेबल करा दिए हैं। आप इस पीपीटी को डाउनलोड भी कर लीजिएगा और चाहें तो नोट्स कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मैं जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है तो कृपया करके उस वीडियो को पॉज कर दीजिए, चाहें तो 5-6 सेकंड पीछे करके एक बार और सुन लीजिएगा उसको अच्छे से कि मैंने आपको क्या बताया है। आप उसको नोट कर लीजिए, चाहें तो अपनी एक अलग अपनी कॉपी बना लीजिए जिसमें हमारी पीपीटी का जो भी पॉइंट्स हैं वो भी नोट कर लीजिए साथ में, और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ आप उसको भी नोट कर लीजिए। ये आपकी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसके बाद अगर आप इन पॉइंट्स को अपने ग्रुप डिस्कशन में डिस्कस करते हैं, अपने मित्रों के साथ क्लास में डिस्कस करते हैं, या अपना आंसर राइटिंग करते हैं, उसके बाद टीचर से आपका जो फीडबैक निकलता है उसके बाद आप अगर आप चेक करते हैं तो उसमें आपको अपने आप को हमारी इस क्लास के माध्यम से काफ़ी आगे पाएंगे। और अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा, याद करते रहिए जो भी हम पॉइंट्स बता रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि आपको अच्छे से अच्छे केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलें जो आपकी परीक्षाओं में, इंटरव्यू में आपकी बेहद अच्छे से सहायता कर सकें। यही हमारा पूरा प्रयास है, हमारी इस नई क्लास का प्रयास है जो हमारी शुरू की गई है योजना मैगजीन के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं आप हमसे जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी जोड़ेंगे, और लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ भी अगर पॉइंट समझ नहीं आया है तो थोड़ा सा बता दीजिएगा कमेंट करके, उसको मैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और डिस्कस कर दूंगा। और दूसरी बात की ये है, जैसे ये कुछ इम्पोर्टेंट्स छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे पीपीई हुआ, पर्सनल प्रोटेक्शन, हमारा इक्विपमेंट हुआ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो मैं उम्मीद करता हूँ, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पता ही होंगी। हम केवल यहाँ पर जो लेख में आया हुआ है केवल वही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, और आपको कुछ छोटी छोटी अगर कुछ डेफिनेशन है वो बताऊंगा। जैसे पीपीई के मेरे बारे में बताया मैंने आपको, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, इसको हिंदी में कार्मिक सुरक्षा उपकरण कहते हैं। ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होंगे, फिर भी नहीं पता तो मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा इसी में आगे पॉइंट्स क्या है। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि 20 अप्रैल को आश्वासन दिया गया था सरकार के द्वारा। इसके बाद हमारा जनवरी 2021 के पहले हफ्ते में ही कोविड-19 के 2 भारतीय टीकों का विकास हुआ और जिनको मंजूरी दी गई। वे थी हमारी सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी कोविशील्ड। ये छोटा क्यों आ रहा है, ये रहा। कोविशील्ड, और दूसरी वैक्सीन थी भारत बायोटेक के द्वारा विकसित कोवैक्सीन।
ये 2 वैक्सीन थी जिनको जनवरी 2021 के पहले हफ्ते में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई हमारी सरकार के द्वारा। और जो हमारी दूसरी ये जो कोवैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक ने बनाया है, इसमें एक और है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के सहयोग से विकसित किया गया है। यानी कि कोविशील्ड को तो बनाया सीरम इंस्टीट्यूट ने, और जो कोवैक्सीन थी उसमें 2 हमारे संस्थान जुड़े हुए थे, एक तो भारत बायोटेक और दूसरा था हमारा ICMR। ICMR तो आप जानते ही हैं, भारत का अपना परिषद है, सीधे सीधे भारत सरकार के अंडर में वर्क करता है। तो कह सकते हैं कि हाँ, भारत सरकार के सहयोग से एक वैक्सीन विकसित की गई कोवैक्सीन, जिसमें हमारे काफ़ी अच्छे वैज्ञानिकों ने अपना पूरा सहयोग किया। जी तोड़ मेहनत वैज्ञानिकों की यहाँ पे रंग लाई थी हमारी कोवैक्सीन बनाने में। जैसा कि आपको मैंने बताया थी, ये जो दोनों टीके थे कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किए जाने के 9 महीने के बाद ही रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करवा दिए गए भारतीय जनसंख्या को। यह वक्त की कसौटी पर खरा उतरने की भारतीय टीका उद्योग की क्षमता का एक पक्का सबूत है। इससे टीका विकास और निर्माण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की एक छवि अच्छे से निखर के आई। इसके बाद जो एक और कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी जाइडस कैडिला, इसका एक स्वदेशी टीका है जाइकोव डी। इसके टीके को भी अगस्त 2021 में आपातकालीन इस्तेमाल की इजाज़त मिल गई। इसके बाद भारत की छवि में और निखार आया। तो देखा, यहाँ पे लेखक ने हमको 3 वैक्सीन के बारे में बताया, उनको कब मंजूरी दी गई। हमारी पहली वैक्सीन थी कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जिनको मंजूरी दी गई जनवरी 2021 में, और एक तीसरी वैक्सीन थी जाइकोव डी, जिसको अगस्त 2021 में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई। ये छोटी छोटी जानकारी होती है जो सामान्य ज्ञान की पुस्तकों में आपको नहीं मिल पाएंगी। जैसे आप और हम पढ़ते रहते हैं करंट अफेयर्स की किताबें, तो इंटरव्यूअर्स को पता होता है क्या पूछना है, क्योंकि इंटरव्यूअर्स तो वही इंटरव्यू लेता है वही लोग तो होते हैं जो मंत्रालय में कार्य करते हैं या मंत्रालय में कार्य करके आए होते हैं, सरकार के साथ कार्य करके आए होते हैं। तो उन लोगों को जो सामान्य जो करंट अफेयर्स की किताबें आती हैं उनसे ज़्यादा मतलब नहीं होता है। मंत्रालय में किस तरह से वर्क हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, किस तरह की कार्य प्रणाली है, उससे संबंधित उन लोगों के सवाल होते हैं इंटरव्यू में। और जो आपकी आंसर राइटिंग होती है उसमें भी वो झलकता है, जो एग्जामिनर होता है वो देखता है कि आपकी राइटिंग में क्या झलक रहा है, आपकी मात्र किताबों का दृश्य झलक रहा है, आपका अपना व्यू है, या कुछ आप सरकार के या मंत्रालय के साथ रिलेट कर पा रहे हैं उस योजना से संबंधित अपने विचार जो हैं, उसी के बेसिस पे आपको नंबर मिलते हैं। तो यही फ़ायदा होता है हमारी ये जो योजना मैगज़ीन है, कुरुक्षेत्र मैगज़ीन है और विज्ञान प्रगति की मैगज़ीन है, इनको पढ़ने से, इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हमें समझने से। क्योंकि जो इनके जो लेखक होते हैं वो वही लोग होते हैं जो उस क्षेत्र के काफ़ी सीनियर सलाहकार होते हैं, काफ़ी अच्छे जानकार होते हैं, मंत्रालय के साथ कार्य करे हुए होते हैं। तो यही चीज़ें हमें फ़ायदा मिलता है इस मैगज़ीन से, योजना मैगज़ीन से। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है हमारा PPE किट और वेंटिलेटर के ऊपर, जो लेखक ने बताया है। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, बस मैं आपको बता देता हूँ छोटी छोटी चीज़ें इसमें। जैसे कि इसमें बताया गया है कि शुरुआत में भारत को मास्क और PPE की घोर तंगी का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस तंगी से तेज़ी से उभरते हुए जल्दी ही गुणवत्तापूर्ण PPE का निर्यातक भी बन गया भारत। इस सफलता में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे हम डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO कहते हैं, और कपड़ा मंत्रालय के दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ के प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इसमें PPE किट के निर्माण में। और वेंटिलेटर की कहानी को आप जानते ही हैं, काफ़ी राज्य सरकारों ने भी सहयोग किया, और जो हमारे शिक्षा संस्थान है जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर हुआ, मद्रास हुआ, इन्होंने भी इस वेंटिलेटर्स का अच्छे से डिज़ाइनिंग करा, जल्दी सस्ते में हमारे वेंटिलेटर डिज़ाइन करके सरकार को, जनसंख्या को इन्होंने उपलब्ध करवाए। इनका भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा जांच। तीसरा हमारा स्तंभ था जांच, निगरानी और निदान का। जैसे विभिन्न क्षेत्रों के अनुसंधान संस्थानों
और सत्यापन, प्रमाणन और निर्माण उद्योग ने मिलकर काम करते हुए निदान किटों का विकास किया है और उनका तेजी से निर्माण किया। ये जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये लेखक के द्वारा बताए गए हैं और ये वे पॉइंट्स हैं जो हमारी वैक्सीन टास्क फोर्स में जो मीटिंग हुई थी पहली, उसमें हमारे तैयार किए गए थे ये वाले स्तंभ। तो ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि उस मीटिंग के हमें मिनट्स मिल गए। उस मिनट्स के ऊपर हम यहाँ पर अपने वैज्ञानिक सलाहकार जो हैं उन्होंने चर्चा की है, उसके बारे में थोड़ा बताया है, उसी को हम थोड़ा और आगे विस्तार से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ अपनी तरफ से आप एक दो पॉइंट्स में और जोड़ेंगे अपनी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे हमारा चौथा स्तंभ है चिकित्सा विधान और औषधि का। जैसे औषधि विकास की 4 श्रेणियों को प्राथमिकता दी गई। ये श्रेणियां हैं पुनरुद्देशन, नए रसायन, पादप फार्मास्यूटिकल और पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान से प्राप्त औषधियां। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जब हमारी वैक्सीन टास्क फोर्स की मीटिंग हुई थी उसमें 6 स्तंभ बनाए गए थे। उन 6 स्तंभ, उन 6 में से एक पार्टिकुलर स्तंभ को भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। उसी के मिनट्स की जानकारी यहाँ पे लेखिका के द्वारा दी गई है। उसी मिनट्स जो मीटिंग के मिनट्स से उसमें से हमारा जो चौथा स्तंभ है चिकित्सा विधान और औषधि, उसमें क्या क्या डिस्कस हुआ था, क्या क्या डिसाइड हुआ था, उसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे औषधि विकास की 4 श्रेणियों को प्राथमिकता दी गई उस मीटिंग में, और ये श्रेणियां हैं पुनरुद्देशन, दूसरा है नए रसायन, तीसरा है पादप फार्मास्यूटिकल और चौथा है पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान से प्राप्त औषधियाँ। इन 4 श्रेणियों को प्राथमिकता दी गई उस मीटिंग में। और जैसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने जून 2020 में कोविड-19 के गंभीर मामलों में इलाज के लिए 5 दवाओं को भी मंजूरी दी। लेखिका ने इसी में जो चिकित्सा विधान और औषधि है इससे संबंधित एक और जानकारी दी है। जो हमारी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसने जून 2020 में कोविड-19 के गंभीर मामलों में इलाज के लिए 5 दवाओं को मंजूरी दी। ये दवाएं हैं एंटीवायरल रेमडेसिविर, और फेविपिरावीर, स्टीरॉयड डेक्सामेथासोन और इम्यून सप्रेसेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टोकिलीजुमैब, और 5वीं है ईटोलीजुमैब। इसके अलावा आयुर्वेदिक उत्पादों की उपलब्धता में भी काफ़ी अच्छे से तेजी से सुधार किया गया। लेखिका ने आगे बताया है, आगे की मीटिंग्स में एक चीज़ और नोट की गई, जैसे हर देश को सिर्फ मौजूदा ही नहीं बल्कि भविष्य के संकट से निपटने के लिए भी तैयारी करनी होगी। जैसे खरीद का प्रमुख स्रोत एक ही होने के कारण लॉकडाउन के दौरान सक्रिय फार्मास्यूटिकल संगठक, जिन्हें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहा जाता है ना, APE, इसकी आपूर्ति श्रृंखला काफ़ी बुरी तरह प्रभावित हुई। जैसे जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा APE जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो दवा बनाने में जो कच्ची सामग्री होती है, उसका सबसे ज़्यादा आयात हमारे यहाँ कहाँ से होता था? चीन से। अब कोविड की वजह से हमारा सारा आयात तो रुक गया, निर्यात रुक गया, तो ये जो हमारी आपूर्ति श्रृंखला थी काफ़ी बुरी तरह प्रभावित हुई, जिससे दवाओं के निर्माण में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा हमारी दवा उद्योग को। इसी के ऊपर हमारे आगे की मीटिंग्स में डिस्कस किया गया है कि एक ही प्रमुख स्रोत के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना है, अलग अलग स्रोतों से हमें आपूर्ति बनानी है। अपने देश में ही कच्चे माल की आपूर्ति बनानी पड़ेगी। जो दवा बनाने के लिए जो भी कच्चा माल उत्पाद होते हैं उनको अपने देश में ही बनाना है। इसके ऊपर मीटिंग में चर्चा की गई। इसलिए औषधि डिज़ाइन में भारत की क्षमता को समर्थन और दीर्घकालिक निवेश की जरूरत पर बल दिया गया है। वैश्विक महामारी के दौरान इस बात का भी ध्यान रखा गया कि आयुर्वेदिक समेत सभी प्रकार की संभावित दवाओं का सख्ती से क्लिनिकल परीक्षण हो और उनका प्रभाव उत्पादकता वैज्ञानिक सबूत भी उपलब्ध रहे। 5वें स्तंभ पे जो डिस्कस किया गया वो था निगरानी, जैसे सीरो व्यापकता और जीनोम अनुक्रमण के बारे में। इसके बारे में हम और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास है नहीं आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने के लिए, इसलिए यहाँ पर हमारे पॉइंट्स बताई नहीं गई हैं। और 6ठा पॉइंट था हमारा
पांचवें पॉइंट में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे सीरो व्यापकता, हमारा जो सीरो टेस्ट होता था ना, जैसे हमारे जो मजदूर थे या कुछ बाहर से आए हैं, हमारे जो छात्र हुए जैसे कि, और कुछ व्यापारी हुए, या हमारे जो पर्यटक थे बाहर थे, उनका जब हमारे भारत आगमन हुआ तो उनका तेजी से एक परीक्षण करने की जरूरत पड़ी कि इनको कोविड है या नहीं। तो उसके लिए एक टेस्ट हुआ सीरो व्यापकता का, एक टेस्ट हुआ जीनोम सीक्वेंसिंग का, कि जो पार्ट अगर किसी के अंदर कोई वायरस पाया गया है, कोरोना वायरस, तो वो उसका जीनोम क्या है, मतलब वो किस कैटेगरी का वायरस है, कोरोना वायरस। कई कैटेगरी आए थे ना, जैसे भारत का B1.1.7 जो ब्रिटेन से आया, वो काफ़ी घातक साबित हुआ। तो इसकी भी जांच हमारी की गई कि किस क्षेत्र में कौन सा जीनोम सीक्वेंस का वायरस पाया जा रहा है, तो वहाँ पर और अच्छे से तैयारी की जाए और अच्छे से निगरानी रखी जाए। और छठा पॉइंट था हमारा नियमन और नियामक समर्थन। सरकार की ओर से किस प्रकार का नियमन किया गया, किस तरह की जांच की गई, किस तरह का प्रशासन के द्वारा किस प्रकार का व्यवस्थाएं की गई, नियामक उनका नियमन किस प्रकार किया गया, ये सभी पॉइंट हमारे डिस्कस किए गए। और जैसे कोविड-19 के मुकाबले के दौरान कई अन्य कोशिशें भी की गई जिनका जिक्र इस आलेख में नहीं हो पाया है, ये लेखक ने बताया है। और लेखक ने आगे बताया, बेशक इस वैश्विक महामारी ने हमें खराब वक्त दिखाया, मगर इस दौरान भारतीय विज्ञान और वैज्ञानिकों ने उम्मीद की कसौटी पर खरा उतरते हुए उद्योग के साथ सहयोग और तालमेल के जरिए हर तरह से समाधान भी प्रस्तुत किया है। लेखिका ने आगे बताया है, कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दौरान इस रोग के टीके के विकास में भारत की कामयाबी का इतिहास में जिक्र होता ही रहेगा। आत्मनिर्भर भारत टीके के विकास और उपयोग के लिए भारत एकजुट हुआ। उसने अभूतपूर्व राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, शासन ने इच्छा शक्ति दिखाई, शिक्षा जगत और उद्योग के बीच के सहयोग के जरिए देश की आबादी को एक न्यायपूर्ण ढंग से और समानता के आधार पर रिकॉर्ड समय में टीका उपलब्ध कराया गया। विश्व के ज़्यादातर देश ऐसा करने में नाकामयाब रहे, जबकि भारत ने ऐसा कर दिखाया। इसके आगे लेखिका ने बताया है, भारतीय वैज्ञानिक समुदाय टीकों, पीपीई किट, वेंटिलेटर, निदान किट जैसी बहुत सारी चीज़ों पर गर्व कर सकता है, लेकिन अभी काफ़ी और कुछ करने की ज़रूरत है। देश के शासन और राजनीतिक नेतृत्व का ध्यान अब इस ओर चला गया है। जैसा कि आपने और हमने देखा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने, सरकार ने, शासन ने और पुलिस पुलिस ने, खास तौर से हमारे जो पुलिस बल हैं, उन्होंने भी काफ़ी बढ़ के इस महामारी का सामना किया। लेकिन इसके अलावा भी अभी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। इसलिए विश्व को यह दिखा देने का अब ये समय आ गया है कि भारतीय विज्ञान अब वैश्विक वैज्ञानिक नेतृत्व में एक बड़ा भागीदार बनने में सक्षम हो गया है। इसी इसी के साथ यहाँ पर इस लेख का समाप्त होता है। चलते हैं अपने दूसरे लेख की ओर। इसी लेख में छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कोविड-19 से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय बताए गए हैं, आसान आयुर्वेदिक प्रक्रियाएं बताई गई हैं, सूखी खांसी, गला खराब होने पर क्या करना चाहिए यह बताया गया है। छोटी छोटी चीज़ें हैं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे च्यवनप्राश खाइए, ताजे नींबू का रस लीजिए, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ इत्यादि चीज़ें बताई गई हैं, मैं समझता हूँ। और जैसे ये दूध में आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर तैयार करें, काढ़े का सेवन करें नियमित तौर पर, ये छोटी छोटी चीज़ें अब तो आप और हम अच्छे से समझ ही गए हैं और इनका उपयोग भी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस लेख में भी ज़्यादा नहीं बताया गया है। और चलते हैं अपने आगे के लेख में, देखते हैं कौन सा लेख है। ऑल राइट गाइस, बात करेंगे अपने दूसरे आर्टिकल पे, जो है कोविड-19 से निपटने की भारतीय रणनीति। इस आर्टिकल के लेखक हैं डॉक्टर अलका शर्मा जी, डॉक्टर ज्योति मलिक जी, डॉक्टर कामाक्षी चित्री जी। इन तीनों वैज्ञानिकों के बारे में बताऊंगा मैं कि ये जो तीनों वैज्ञानिक हैं, ये भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले बायो प्रौद्योगिकी के विभाग, जो जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, उसमें ये तीनों वैज्ञानिक हैं। तो ये लेख काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समझते हैं इस लेख में इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या बताया है अपने विभाग के बारे में और जो विभाग के द्वारा कार्य किए गए हैं उसके बारे में। जैसे सिनॉप्सिस में बताया गया है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कोविड-19 से निपटने की एक समन्वित रणनीति बनाई है।
साथ ही साथ डीबीटी और इसका एक स्वायत्त संस्थान है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, जिसे शॉर्ट में BIRAC कहते हैं। इन दोनों ने मिलकर पिछले साल भर में काफ़ी एक प्रभावी रणनीति विकसित की है और स्वदेशी टीकों के विकास के लिए, देखभाल के स्थान पर ही निदान करने के लिए और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित उपचारों में ये दोनों संस्थान सहयोग दे रहे हैं। साथ ही साथ अनुसंधान के लिए संसाधनों की व्यवस्था के साथ ही सेवाएं भी मुहैया करा रहे हैं। जैसे हमारे प्राइवेट संस्थान होते हैं, अनुसंधान समूह होते हैं, उनको ये दोनों, ये बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और BIRAC अपनी सेवाएं मुहैया करा रहे हैं, चाहे वो वित्तीय तौर पर हो या वैज्ञानिक तौर पर। इसी के परिणाम स्वरूप आज 50 से ज़्यादा स्टार्टअप उद्यमों ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए नवोन्मेषी उत्पाद विकसित कर लिए हैं। साथ ही साथ डीबीटी और इसका सहायक संस्थान जो है, अनुसंधान संस्थान है, उसने 100 से ज़्यादा परियोजनाओं में सहयोग दे रखा है। तो ये थोड़ा सा सिनॉप्सिस बताया गया है यहाँ पर लेख में। देखते हैं आगे लेख में और क्या है जो हमारे परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोविड-19 के सुरक्षित, प्रभावी और किफ़ायती टीकों के विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के तहत एक मिशन शुरू किया गया। वो मिशन है मिशन कोविड सुरक्षा। इसी मिशन कोविड सुरक्षा के तहत 5 टीके भी विकसित कर लिए गए हैं, जैसे लेख में बताया गया है। ये टीके हैं DNA टीका जाइकोव-D, mRNA टीका HGCO19, बायोलॉजिकल ई की सहायता से बना प्रोटीन उप इकाई आधारित टीका कार्बोवैक्स, और नाक से दिया जाने वाला टीका BBV154 और वायरस सदृश्य कण वाला टीका जाइकोव-D। ये टीके लेख में जैसे बताया गया है कि विकास के उन्नत चरण में आप और हम जानते हैं, जैसे कि ये टीके आगे चल के विकसित हो गए हैं, क्योंकि ये लेख 2021 का है और आगे जैसे जैसे अनुसंधान होता गया है तो ये टीके विकसित हो गए हैं। जैसा कि हमने पिछले अपने आलेख में बताया था कि जाइकोव-D जो टीका था उसको अगस्त 2021 में मंजूरी मिल गई थी। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण सूचना और देना चाहूँगा मैं इस जाइकोव-D टीके से संबंधित। जैसे विश्व का, जैसा कि लेख में बताया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, विश्व के पहले कोविड-19 DNA टीके जाइकोव-D को जाइडस कैडिला नाम की प्राइवेट कंपनी ने विकसित किया है। तो बेहद इंपॉर्टेंट सूचना है अपनी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से। विश्व का पहला कोविड-19 DNA टीका कौन सा है? जाइकोव-D, जिसको विकसित किया कंपनी जाइडस कैडिला ने। हमारा जो मिशन था, मिशन कोविड सुरक्षा, इस मिशन कोविड सुरक्षा के सहयोग से विकसित इस टीके जाइकोव-D को 20 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण, जिसे हम इंग्लिश में नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी कहते हैं, उससे आपातकालीन इस्तेमाल की इजाज़त मिल गई। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेख में ही बताया था, वहाँ पे भी जो वैज्ञानिक सलाहकार थे हमारे, उन्होंने भी जानकारी दी थी अपने लेख के माध्यम से। जैसे जाइकोव-D टीके को अगस्त 2021 में सहायता मंजूरी दी गई थी आपातकालीन की इस्तेमाल की। तो यहाँ पर भी वैज्ञानिकों ने बताया है कि उन्होंने डेट के साथ बताया है कि मिशन कोविड सुरक्षा के तहत जाइकोव-D जो टीका विकसित किया गया था, इसको नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आपातकालीन इस्तेमाल की इजाज़त 20 अगस्त 2021 को दे दी है। इसी के साथ काफ़ी सारे टीके हैं जिनको आपातकालीन इस्तेमाल की आगे चल के इजाज़त दी गई, और काफ़ी सारे टीके क्लिनिकल विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इसी के साथ जो डीबीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इससे करीब 100 करोड़ रुपए के खर्च से करीबन 15 से ज़्यादा टीकों के विकास में उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को सहयोग दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो डीबीटी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कितना बड़ा डिपार्टमेंट है कि इसने 100 करोड़ से ज़्यादा की राशि खर्च की है टीकों के विकास के लिए, उद्योग के माध्यम से, सार्वजनिक क्षेत्र की प्रयोगशालाओं के माध्यम से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो विभाग है किस मंत्रालय के अंदर आता है? जी हाँ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो ध्यान रखेंगे परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से इस महत्वपूर्ण सूचना को। आप चाहें तो इसको नोट भी कर लीजिएगा।
इसी के साथ जैसा कि लेख में बताया गया है, देश में टीके की मांग को पूरा करने के लिए कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के मकसद से जो कंपनी थी भारत बायोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सार्वजनिक क्षेत्र के 3 उपक्रमों को वित्तीय सहायता दी गई डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। कोवैक्सीन की मासिक क्षमता को जो उस समय 1 करोड़ खुराक थी उसको बढ़ाकर मासिक 10 करोड़ खुराक करने का भी लक्ष्य रखा गया। इसके लिए 3 सार्वजनिक उपक्रमों को भी सहायता दी गई। वे थे इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स हैदराबाद, हैफकिन बायो फार्मास्यूटिकल्स मुंबई और भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। इसके अलावा कोवैक्सीन उत्पादन के लिए BBIL जो भारत बायोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उससे गुजरात कोविड वैक्सीन कंसोर्टियम को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी कि टेक्नोलॉजी जो उन्होंने विकसित करा, जो टीका विकसित करने में जो टेक्नोलॉजी लगी, उस टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण करने की व्यवस्था की गई। ये गुजरात कोविड वैक्सीन कंसोर्टियम में और भी जो कंसोर्टियम बना है उसमें भी कई पार्टनर्स थे, जैसे हेस्टर बायोसाइंसेस, ओमनी BRX बायोटेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये भी शामिल थे। तो इनको टेक्नोलॉजी हस्तांतरण किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीकों का उत्पादन हो, उनका निर्माण हो और जल्दी से जल्दी महामारी से निदान मिले। ये जो मैंने आपको अपनी कंपनीज के नाम बताए, ज़्यादा परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने बस आपको एक छोटी सी जानकारी के लिए बता दिया है कि इस तरह जैसे कंसोर्टियम बनता है तो उसमें इस प्रकार की कंपनीज होती हैं। आपको भी केवल इतना ही याद रखना है, कंपनीज के नाम रखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे जाइडस कैडिला हुआ जिन्होंने DNA टीके का विकास किया, वो हमारी यहाँ पर स्लाइड में मेंशन भी है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, जो मैं आपको ज़्यादा नाम बता रहा हूँ कंपनीज के वो आपको याद भी नहीं करने, बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं आगे। अपना दूसरा पॉइंट है लेख में टीका विकास के लिए वातावरण सुदृढ़ीकरण। समझते हैं वैज्ञानिकों ने इसमें क्या बताने का प्रयास किया है। जैसे इसमें लेख में बताया गया है, डीबीटी अपने संकेंद्रित मिशनों के तहत टीका विकास के लिए वातावरण को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। जो हमारा जो टीका का विकास हो रहा है उसके लिए काफ़ी अच्छा सा एनवायरनमेंट शासन के तौर पर, ज्ञान के तौर पर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। टीकों का परीक्षण देश भर में 54 से ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स स्थलों पर चल रहा है। इनमें सरकारी और निजी अस्पताल हैं, क्लिनिक्स हैं और प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान भी शामिल हैं। इनमें से हर स्थल से ऐसे 50,000 से 1 लाख से भी ज़्यादा वॉलंटियर जुड़े हुए हैं और ये स्थल श्रेष्ठ क्लिनिकल पद्धति, एक केंद्रीय प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक डाटा संग्रहण और चिकित्सीय प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशंस, उपचार और परिणाम से संबंधित रोगियों के आंकड़े इकट्ठे करने के लिए सुदृढ़ रोग रजिस्ट्री की संयोजित प्रणालियों से लैस है। यानी कि एक वेब पोर्टल बना दिया गया है जिसमें ये सारे क्लिनिकल जो परीक्षण हो रहे हैं उसके आंकड़े एक ही पोर्टल पे इकट्ठे हो रहे हैं। ये भी कार्य डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से वैज्ञानिकों ने ये जानकारी दी है। और वैज्ञानिकों ने आगे बताया है, टीकों के भारत की कई प्रयोगशालाएं, जिसमें कि कुछ प्रयोगशालाओं को भी बताया गया है। इन प्रयोगशालाओं के लिए विश्व की 7 प्रयोगशालाओं में भी शामिल किया गया है। जो क्लिनिकल परीक्षण हो रहे हैं उसमें से भारत की कुछ प्रयोगशालाओं को विश्व की प्रयोगशालाओं में शामिल किया गया है। जो अब हमारे विश्व के जो टेस्ट चल रहे हैं पूरे विश्व में उनके कंसोर्टियम में शामिल किया गया है। इसी के साथ टीकों के पूर्व क्लिनिकल और क्लिनिकल विकास में तेजी लाने के लिए पशु चैलेंज अध्ययन सुविधाओं और प्रतिरक्षा प्रयोगशालाओं को सहायता भी दी जा रही है। SARS-CoV-2 वायरस के लिए पशु मॉडल सृजन मिशन के तहत जीव विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर, इनस्ट्रीम बेंगलुरु और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को भी मदद दी जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। जैसे हमारे जो टीकों का परीक्षण होता है ना, उसमें कुछ पूर्व क्लिनिकल परीक्षण होते हैं जो पशुओं के ऊपर भी की जाते हैं, तो उसमें इन प्रयोगशालाओं में को बताया गया है, जीवन विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर, इनस्ट्रीम बेंगलुरु और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इनको भी सहायता इन क्लिनिकल परीक्षण के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से दिया गया है। ये जानकारी हमें इस आलेख में वैज्ञानिकों ने बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा कई सारे जैसे प्राइवेट पार्टनर्स हैं, हेमस्टर चैलेंज है, जाइडस कैडिला जो इत्यादि प्राइवेट कंपनी है, इसको भी इस डीबीटी के माध्यम से काफ़ी सारी परीक्षण सेवाएं प्रदान की गई हैं, चाहे वो मॉडल आधारित टीका के माध्यम से हो या
ज्ञान के माध्यम से या वित्तीय सहायता हो, ये हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है। चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है डीबीटी प्रयोगशालाओं का सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के तौर पर उन्नयन। बहुत बड़ी बात होती है, जो हमारी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी यानी कि केंद्रीय औषधीय प्रयोगशाला, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसके दो स्वायत्त संस्थान हैं जिनमें टीका का परीक्षण चल रहा है। उन टीका परीक्षण करने के लिए इन दो लेबोरेटरीज का उन्नयन यानी कि उनको जोड़ा गया है, यानी कि उनका प्रमोशन किया गया है लैब को एक केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के तौर पर। यानी कि जो डीबीटी के दो स्वायत्त संस्थान थे, उनको अब केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के तौर पर जाना जाएगा। ये संस्थान है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद से, और दूसरा है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे। यानी कि जो दोनों संस्थान है ना, ये अब केंद्रीय औषधीय प्रयोगशाला के तौर पर इनको जाना जाएगा। जाहिर से तौर पर इनका किया हुआ रिसर्च अब ज़्यादा मायने रखेगा। इनका जो आंकड़े आएंगे, जो क्लिनिकल परीक्षण होंगे, उस पर सीधा नज़र रखा जाएगा। साथ ही इनको ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय सहायता मिलेगी। अच्छे अच्छे वैज्ञानिक इनसे अब जुड़ सकेंगे एक साथ। जो वैज्ञानिक इन प्रयोगशालाओं से सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे, वे अब इन प्रयोगशालाओं से सीधे तौर पर जुड़ेंगे, इनसे डायरेक्ट रिपोर्टिंग लेंगे। तो काफ़ी महत्व बढ़ जाएगा इन दोनों प्रयोगशालाओं का। इसलिए इन दोनों प्रयोगशालाओं को आप अच्छे से याद रखिएगा कि किन दो डीबीटी प्रयोगशालाओं को सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के तौर पर उन्नयन किया गया। तो दोनों संस्थान को आप बता दीजिएगा। इनमें से किसी का भी नाम पूछा जा सकता है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों संस्थान को अब वित्तीय सहायता मिलेगी, तो वैज्ञानिकों ने लेख में बताया है कि ये जो इनका उन्नयन किया गया, इस फैसले को लागू करने के लिए जो धन की व्यवस्था होगी अब पीएम केयर्स फंड से की गई है। यानी कि जो फंड आ रहा था पहले, तो जो बाकी लेबोरेटरीज को मिलता है वो तो मिल ही रहा था, साथ ही साथ अभी जो इनको एक्स्ट्रा फंड मिलेगा ना, जो हमारा जो बनाया गया पीएम केयर्स फंड, अभी नया फंड क्रिएट किया गया था जो प्रधानमंत्री केयर्स फंड, उससे भी इनको अब काफ़ी अच्छी मोटी सहायता मिलेगी, वित्तीय सहायता। तो इनको, तो आप देख सकते हैं सरकार के तौर पर, मंत्रालय के तौर पर, विभाग के तौर पर अब परीक्षणों के लिए किसी भी प्रकार के धन की कोई कमी ना हो, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। तो वैज्ञानिकों ने ये भी जानकारी दी है। तो इन दोनों संस्थान को आप नाम याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट है पैक्ट कार्यक्रम। समझते हैं पैक्ट कार्यक्रम क्या है। पैक्ट कार्यक्रम कुछ ज़्यादा अलग नहीं, बस जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उसने विदेश मंत्रालय के सहयोग से एक क्लिनिकल परीक्षण विकास के लिए साझेदारी कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पार्टनरशिप फॉर एडवांसिंग क्लिनिकल ट्रायल्स, शॉर्ट में पैक्ट्स। तो कौन कौन से मंत्रालय इसमें हमारे शामिल हो गए हैं? एक तो हमारा हो गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सीधे सीधे जिसके अंदर आता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और दूसरा मंत्रालय हुआ विदेश मंत्रालय। इन दोनों मंत्रालयों ने साझेदारी में एक कार्यक्रम बनाया है, पैक्ट कार्यक्रम। समझते हैं इस कार्यक्रम में क्या होगा। इस कार्यक्रम का मकसद पड़ोसी देशों में टीका विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। जी हाँ, आपने देखा हमारे यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है परीक्षणों का, उसके साथ साथ हमारी सरकार अपने पड़ोसी देशों में भी क्लिनिकल परीक्षण के लिए सहायता मुहैया करा रही है पैक्ट कार्यक्रम से। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है अपने पीसीएस परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारी सरकार ने पड़ोसी देशों की सहायता के लिए टीका विकास में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। तो आप बता सकते हैं पैक्ट कार्यक्रम। इसके अलावा भी जो हमारे इंटरव्यूज होते हैं उसमें भी ये जानकारी आएगी कि कोविड के समय में हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रालय ने अपने पड़ोसी देशों का किस प्रकार से ध्यान रखा, किस प्रकार उनकी मदद की। तो मात्र वित्तीय सहायता या क्या कह सकते हैं आपके टीका या वैक्सीन भेजने का ही कार्य नहीं हुआ, या केवल भोजन सामग्री भेजने का ही कार्यक्रम नहीं हुआ। जो टीका विकास हो रहा था, जो परीक्षण चल रहे थे, उसमें भी हमने पड़ोसी देशों का अपना सहयोग लिया है। तो कौन से कार्यक्रम के माध्यम से लिया? पैक्ट कार्यक्रम के माध्यम से। तो पैक्ट कार्यक्रम का मकसद रहा इन देशों में क्लिनिकल परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, श्रेष्ठ क्लिनिकल प्रक्रियाएं बताई गई, क्लिनिकल अनुसंधान में नैतिकता के पहलू के कुछ
पॉइंट्स बताए गए, श्रेष्ठ क्लिनिकल प्रयोगशाला प्रक्रियाएं बताई गई, वैश्विक महामारी के दौरान नई टीका विकास और प्रतिरक्षा नीति पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की 2 श्रृंखलाएं भी आयोजित की गई, साथ ही साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई। अगला हमारा पॉइंट है कोविड निदान और परीक्षण। समझते हैं वैज्ञानिकों ने क्या बताने का प्रयास किया है इसमें। वैज्ञानिकों ने बताया जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक हब एंड स्पोक मॉडल के तहत कोविड जांच को बढ़ाने के लिए 21 से ज़्यादा शहरी और क्षेत्रीय समूह की पहचान की। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि जो कोविड हमारा फैल रहा था उसकी वहाँ पर हमारे जो रोगी हैं और जो रोगी के आसपास के भी हमारे जन हैं उनकी परीक्षण के लिए कई सारे शहरी और क्षेत्रीय समूह की पहचान की गई। इसमें हमारे डीबीटी के 9 स्वायत्त संस्थानों को कोविड-19 की जांच के लिए एक मुख्य केंद्र के रूप में भी मान्यता दी गई। इन मुख्य केंद्रों पर 54 लाख, जो संख्या आगे बढ़ के काफ़ी करोड़ में पहुंच गई, उससे ज़्यादा नमूनों की जांच की गई। जैसे दूर दराज के इलाकों में कोविड की जांच के लिए पहली संक्रामक रोग सचल प्रयोगशाला विकसित की गई और तैनात की गई। रोग संक्रामक सचल प्रयोगशाला तो किसके द्वारा इसकी हमारी तैनाती की गई? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। इस प्रयोगशाला में जैसा कि वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है कि 50,000 से भी ज़्यादा नमूनों की जांच की गई, जो आगे चल के करोड़ों में भी पहुंच गई है। इसी के साथ एक हमारे आंध्र प्रदेश में आंध्र मेड टेक जोन, यानी कि जो एक सेंटर टाइप नहीं बना दिया जाता है एक पूरे एरिया में, जैसे ऐसे ही जोन होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसी प्रकार से मेडिटेक यानी कि मेडिकल टेक्नोलॉजी जोन्स स्थापित है आंध्र प्रदेश में। उसमें स्थापित कोविड-19 मेडिटेक मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट कमांड समूह को डीबीटी ने सहयोग दिया, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने सहयोग दिया। इस जो मेडिटेक मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट कमांड समूह है, इसने स्वदेशी निर्माण के केंद्र में प्रतिदिन बहुत सारे आरटी-पीसीआर कोविड-19 निदान किट बनाए, लाखों में वीटीएम किट बनाए। इसी के साथ कई सारे काफ़ी हजारों वेंटिलेटर्स का निर्माण किया, एलिसा परीक्षण किट का निर्माण किया, थर्मामीटर्स का निर्माण किया, ऑक्सीमीटर्स जो सबसे ज़्यादा डिमांड थी कोविड महामारी के समय उनका निर्माण किया, और इत्यादि मेडिकल किट्स का निर्माण किया गया है। तो उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा काफ़ी सहयोग किया गया, ये वैज्ञानिकों ने बताया है। इसी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक राष्ट्रीय बायोचिकित्सा संसाधन स्वदेशीकरण समूह यानी कि नेशनल बायोमेडिकल रिसोर्स इंडिजाइनेशन कंसोर्टियम का भी गठन किया। इसमें 300 से ज़्यादा भारतीय निर्माताओं को लगभग 15 बड़े आणविक जीव विज्ञान संगठकों के निर्माण के लिए पंजीकृत भी किया गया। इसी कमांड और समूह को आत्मनिर्भरता की हम जीवंत मिसाल कहेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े तौर पर हमारे प्राइवेट कंपनीज जुड़ी, निर्माता जुड़े, इनको डीबीटी ने एक समूह में ला करके उनका सहायता प्रदान किया, जिससे हमारे कोविड टीकों का जल्दी से जल्दी निर्माण हो सका। जो कोविड के समय, महामारी के समय जिन जिन चिकित्सीय सुविधाओं की आवश्यकता थी, चिकित्सीय साधनों की आवश्यकता थी, उनका बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया, साथ ही साथ उनका निर्यात भी किया गया। चलते हैं आगे के पॉइंट पर, देखते हैं वैज्ञानिकों ने क्या बताया है। ऑल राइट गाइस, समझते हैं वैज्ञानिकों ने अपने लेख के अगले पॉइंट में क्या बताया है। जी हाँ, अगला पॉइंट है कोविड जीन शास्त्र। समझते हैं इसमें क्या बताया गया है। जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया है, वायरस के रूपांतरों और चिंताजनक स्वरूपों, जिसे इंग्लिश में VOC यानी वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न कहा जाता है, उनके उद्भव और सामुदायिक प्रसार पर नज़र रखने के लिए भारतीय SARS-CoV-2 जीन शास्त्र समूह यानी कि इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम की स्थापना की गई है। इस समूह यानी कंसोर्टियम में 18 क्षेत्रीय जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाएं शामिल हैं, यानी जीनोम सीक्वेंसिंग लैबोरेटरीज को इसमें शामिल किया गया है। इस समूह के गठन का मकसद भारत में होने वाले कोविड-19 संक्रमण से SARS-CoV-2 का अनुक्रमण है, यानी कि SARS-CoV-2 वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करना है। तो देखा आपने, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो किस तरह की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जीनोम सीक्वेंसिंग में।
वैज्ञानिकों ने आगे भी बताया है, कुछ आंकड़े दिए हैं कि किस प्रकार एक कंसोर्टियम काफ़ी सारी संस्थानों को सम्मिलित करके नमूनों का अनुक्रमण यानी कि सीक्वेंसिंग कर रहा है। किस प्रकार पेंगोलिन जैसे पशु के साथ एक रैखिक सूची राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के माध्यम से एक सूची तैयार की है, उसकी वंशावली पे, उसके अनुक्रमण पे, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इससे संबंधित इत्यादि आंकड़े दिए गए हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे के पॉइंट पे चलते हैं। आगे का पॉइंट है जो वैज्ञानिकों ने बताया है वो है चिकित्सा विधान और जैव भंडार। जानते हैं इसमें क्या बताया है? इसमें बताया गया है जैसे कि जाइडस कैडिला ने डीबीटी और बीआईआरएसी के सहयोग से एक एंटीवायरल औषधि जिसे विराफिन नाम से जाना जाता है विकसित की है। जैसा कि मैंने आपको भी पिछले के लेख में बताया था कि कुछ औषधियों के नाम बताए थे, उसमें विराफिन नाम की एक औषधि थी जिसे जाइडस कैडिला ने विकसित किया है। उसी के बारे में बताया गया है कि जाइडस कैडिला ने जो विराफिन औषधि विकसित की है उसमें डीबीटी और बीआईआरएसी का सहयोग रहा है और ये एक एंटीवायरल औषधि है। इस दवा को कोविड-19 के मामूली संक्रमण के इलाज के लिए आपातकाल में सीमित इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ डीबीटी और आईसीजी ईबी और सन फार्मा जो प्राइवेट कंपनी है की साझा तौर पर विकसित दवा AQCH का दूसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण भी चल रहा है। ये परीक्षण उस समय चल रहा था, इसके बाद दवा विकसित हो गई और इसको हमारे आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। वैज्ञानिकों ने बताया कि कोविड-19 के लिए क्लिनिकल परीक्षण की DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी पाने वाली यह पहली पादप फार्मास्यूटिकल दवा बनी है। जी हाँ, जो सन फार्मा के साथ विकसित की गई है वो पहली पादप फार्मास्यूटिकल दवा है कोविड-19 के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है पादप फार्मास्यूटिकल दवा, पादप का इसमें इस्तेमाल हुआ है। आगे बताया है वैज्ञानिकों ने आयुष मंत्रालय का सहयोग लिया गया है। कैसे? आयुष मंत्रालय के सहयोग से कोविड-19 के लिए प्राकृतिक उत्पादों से चिकित्सा विधान विकसित किए जा रहे हैं। इसी तरह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आधारित दवाओं पर भी काम चल रहा है। इसी प्रकार डीबीटी और बीआईआरएसी से समर्थित एक प्राइवेट लिमिटेड है जैसे आई स्टेम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने एक कोविड-19 से संबंधित रोग मॉडलिंग की है और कोविड-19 के खिलाफ संभावित चिकित्सा विधानों के परीक्षण के लिए मानव इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से उत्पन्न फेफड़े के वायु मार्ग और वायु कोशीय उपकला की कोशिकाओं का विकास किया है। काफी इंपॉर्टेंट सूचना दी है यहाँ पर वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चिकित्सा विधान और जैव भंडार। समझते हैं वैज्ञानिकों ने क्या बताया है। जी हाँ, जैसे वैज्ञानिकों ने इसमें इंफॉर्मेशन दी है, एक सूचना दी है, जैसे जाइडस कैडिला जो एक प्राइवेट कंपनी है उसने डीबीटी और बीआईआरएसी के सहयोग से एक एंटीवायरल औषधि विराफिन विकसित की है। जैसा कि मैंने आपको पिछले आलेख में भी बताया था, कुछ 5 दवाओं के नाम बताए थे जिसमें विराफिन नाम की दवा थी। ये विराफिन दवा को प्राइवेट कंपनी जाइडस कैडिला ने विकसित किया है और इसमें डीबीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बीआईआरएसी का सहयोग मिला है। दूसरी इसमें सूचना दी है वैज्ञानिकों ने कि इस दवा को कोविड-19 के मामूली संक्रमण के इलाज के लिए आपातकाल में सीमित इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। इसी के साथ वैज्ञानिकों ने आगे एक सूचना दी है जैसे डीबीटी आईसीजीईबी और सन फार्मा जो एक प्राइवेट कंपनी है की साझा तौर पर विकसित एक दवा है AQCH का दूसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण चल रहा है। ये परीक्षण पहले चल रहा था, इसके बाद दवा विकसित हो गई और इसको आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। देखते हैं आगे। जैसे वैज्ञानिकों ने बताया है कोविड-19 के लिए क्लिनिकल परीक्षण की DCGI से मंजूरी पाने वाली यह पादप पहली फार्मास्यूटिकल दवा है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सूचना दी है वैज्ञानिकों ने कि ये जो सन फार्मा द्वारा एक AQCH दवा बनाई गई है यह पहली पादप फार्मास्यूटिकल दवा है, यानी कि पादप से विकसित पहली दवा है जो कोविड-19 के खिलाफ या उसके इलाज के लिए विकसित की गई है। आगे बताया वैज्ञानिकों ने इसमें आयुष मंत्रालय के सहयोग से कोविड-19 के लिए प्राकृतिक उत्पादों से चिकित्सा विधान विकसित किए जा रहे हैं। इसी तरह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आधारित दवाओं पर भी काम चल रहा है। आगे वैज्ञानिकों ने बताया है जैसे डीबीटी बीआईआरएसी समर्थित
एक प्राइवेट लिमिटेड है, जैसे आई स्टेम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने रोग मॉडलिंग, कोविड-19 के लिए रोग मॉडलिंग और कोविड-19 के खिलाफ संभावित चिकित्सा विधानों के परीक्षण के लिए मानव इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स से उत्पन्न फेफड़े के वायु मार्ग और वायुकोशीय उपकला की कोशिकाओं का विकास कर लिया है। काफी महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे वैज्ञानिकों ने दी है। आगे जैव भंडार से संबंधित वैज्ञानिकों ने सूचना दी है, जैसे 5 कोविड-19 जैव भंडारों का गठन कर उनमें जैव चिकित्सा अनुसंधानकर्ताओं के इस्तेमाल के लिए अब तक 40,000 से ज़्यादा नमूनों का संग्रह किया गया है। नमूनों की साझेदारी के लिए दिशा निर्देश अधिसूचित किए गए हैं। ये जो नमूनों का आंकड़ा है ये आगे बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसी के साथ नमूनों की साझेदारी के लिए दिशा निर्देश अधिसूचित किए गए हैं। आदि जानकारी दी गई है जो ज़्यादा परीक्षाओं के इंपॉर्टेंट से महत्वपूर्ण नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा नियामक सरलीकरण। जो ये काफ़ी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हमने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया है। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें याद रखना है। जैसे इसमें बताया है, डीबीटी ने पूरी सक्रियता दिखाते हुए कोविड-19 पर अनुसंधान में लगे अनुसंधानकर्ताओं और उद्योगों की सहायता के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उसने तेजी और सुगमता से मंजूरियों के लिए CDSCO के साथ नज़दीकी सहयोग से कोविड-19 से संबंधित जैव सुरक्षा विनियम भी जारी किए हैं। इसी प्रकार आनुवंशिक परिवर्तन पर समीक्षा समिति, जिसे इंग्लिश में रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन और DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के लिए निम्नलिखित जैव सुरक्षा नियम जारी किए हैं। पहला है त्वरित प्रतिक्रिया नियामक फ्रेमवर्क। इसका मकसद सभी नैदानिक औषधियों और टीकों के लिए नियामक मंजूरियों में काफ़ी तेजी लाना रहा है। यानी कि जो औषधियों से संबंधित उसकी मंजूरियां होती हैं, टीकों से संबंधित जो नियामक मंजूरियां होती हैं, उन मंजूरियों में यानी कि लाल फीताशाही से छुटकारा दिलाने के लिए काफ़ी उनमें तेजी लाने के लिए एक फ्रेमवर्क का विकास किया गया है। दूसरा पॉइंट है पुनः संयोजक DNA अनुसंधान और जैव नियंत्रण विनियम और दिशा निर्देश। ये अनुसंधान और विकास के उद्देश्य से कोविड-19 के नमूनों के प्रबंधन के लिए अंतरिम प्रयोगशाला जैव सुरक्षा दिशा निर्देश हैं। यानी कि कोविड-19 के जो नमूने इकट्ठे किए जाएंगे उनको प्रयोगशाला में किस प्रकार रखा जाएगा, जैव सुरक्षा किस प्रकार प्रदान की जाएगी, उससे संबंधित दिशा निर्देशों को उनकी अनुसंधान से संबंधित दिशा निर्देशों को जारी किया गया है। इसी के साथ कोविड-19 का विकास के लिए त्वरित प्रतिक्रिया नियामक फ्रेमवर्क बनाया गया है, जो डीबीटी ने नीति आयोग के साथ मिलकर कोविड-19 पर अनुसंधान या रिसर्च के लिए जैव नमूनों और आंकड़ों की परस्पर साझेदारी से संबंधित ये दिशा निर्देश तैयार किए हैं, जिसमें जो भी नमूने और आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे उनको एक प्लेटफॉर्म पर, एक पोर्टल पर डाला जाएगा, उनकी साझेदारी की जाएगी। अलग अलग जगह से जो आंकड़े मिल रहे हैं, नमूने मिल रहे हैं, उनमें क्या जानकारी आ रही है, उस जानकारी को इस पोर्टल के माध्यम से साझा किया जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा स्टार्टअप संस्थाओं को डीबीटी BIRAC से मदद। अब इसमें बताया गया है कि किस प्रकार डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और BIRAC से मदद दी गई है स्टार्टअप संस्थाओं को। जैसे बताया है, डीबीटी से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम BIRAC ने पिछले वर्षों में जैव प्रौद्योगिकी नवोन्मेष और स्टार्टअप के लिए एक बहुत मजबूत और जीवंत पारिस्थितिकी का निर्माण किया है। इन्होंने आगे बताया है इसमें बहुत सारे स्टार्टअप बनाए गए हैं, जैव इंक्यूबेटर बनाए गए हैं और सुस्थापित शिक्षा उद्योग को भी शामिल किया गया है। देश भर में पहले 50 बायोनेस्ट इंक्यूबेटर्स ने कोविड-19 के लिए 100 से भी ज़्यादा स्टार्टअप समाधानों को विकसित किया है। बायोनेस्ट इंक्यूबेटर्स ने मार्च 2020 से अब तक 300 से ज़्यादा आभासी कार्यक्रम यानी कि प्रेजेंटेशंस का आयोजन किया, जिनमें 25,000 से भी अधिक पार्टिसिपेंट्स भागीदार शामिल हुए हैं। आगे बताया गया है ये कार्यक्रम व्यवसाय परामर्श, वित्त व्यवस्था, उद्योग के साथ संपर्क, कानूनी सलाह और कोविड-19 और उसके बाद के समय में स्थापित रहने से संबंधित थे। यानी कि इसमें बताया गया है किस प्रकार व्यवसाय परामर्श दी जाएगी, वित्त व्यवस्था किस प्रकार संभाली जाएगी, उद्योग के साथ किस प्रकार संपर्क करना जाएगा और कानूनी सलाह दी गई है नियामक से संबंधित, और आने वाले समय में किस प्रकार कानून से कानूनी पहलुओं को हल करना है, उस पे जानकारी, उस पे एक प्रेजेंटेशन हुई है। काफ़ी सारी लोगों ने अपनी सलाह की है कि किस प्रकार कानूनी सलाह आगे बढ़ेगी, किस प्रकार कानून
के पहलुओं को आगे समाधान किया जाएगा और इसी के साथ कोविड-19 और उसके बाद के समय में स्थापित होने वाले माहौल से संबंधित भी काफ़ी सारे विचार विमर्श प्रस्तुत किए गए। कई अन्य समाधानों का भी शुभारंभ किया गया है, जैसे दूरस्थ रोगी निगरानी, आईसीयू बिस्तर उपकरण और शीत श्रृंखला लॉजिस्टिक्स के तहत काफ़ी दूर दराज के इलाकों में टीकों को पहुंचाने के लिए टीका वाहक प्रणाली किस प्रकार शामिल की जाएगी, उस पर विचार विमर्श हुआ है। इत्यादि बातों पर विचार विमर्श हुआ है, जिसमें डीबीटी ने काफ़ी सहयोग किया है स्टार्टअप संस्थाओं का। तो आप कोविड-19 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्या क्या कदम उठाए गए हैं डीबीटी के माध्यम से, या क्या क्या परामर्श हुए हैं, तो आप बता सकते हैं। जैसे उत्पाद विकास के लिए अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, उसमें चिकित्सा उपकरण और निदान से संबंधित सहयोग दिया गया है। टीके के विकास से संबंधित डीबीटी के माध्यम से सहयोग दिया गया है। जैव चिकित्सीय विधान से संबंधित परामर्श और सहयोग दिया गया है। वनस्पतिकी से संबंधित सहयोग दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। इसी के प्रकार अगर आपसे पूछा जाता है कि वातावरणीय सहयोग किस प्रकार दिया गया है, यानी कि किस प्रकार का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश की गई है, तो उसमें बता सकते हैं आप, जैसे उत्पादन संवर्धन सुविधाएं किस प्रकार की होनी चाहिए, त्वरित मंजूरियां दी गई हैं और उसके लिए क्या क्या जरूरी है कानूनन पहलू, उन पर भी चर्चा की गई है। इसी के साथ स्टार्टअप को सहायता दी गई है डीबीटी के माध्यम से, चाहे वैज्ञानिक तौर पर हो, ज्ञान के तौर पर हो या वित्तीय सहायता हो। इसी के साथ परामर्श भी दी गई हैं। तो इन पॉइंट्स को आप थोड़ा बना के भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला आर्टिकल पसंद आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं समझता हूँ शायद एक आर्टिकल और हम ले सकते हैं इसमें, उसके बाद हम दूसरा पार्ट बनाएंगे इस योजना मैगजीन के ऊपर। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। ऑलराइट गाइस, अब हमारा लेख है वैक्सीन की खोज, जिसकी लेखिका हैं श्रीमती गगनदीप कांग जी। जो लेखिका हैं वो प्रोफेसर हैं वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में, और इसमें भी ये वेलकम ट्रस्ट रिसर्च लेबोरेटरी डिवीज़न ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइंसेस में विभाग है, उसमें ये प्रोफेसर हैं। तो एक तरह से इनका मेन फोकस रिसर्च के ऊपर है, लेबोरेटरीज में किस प्रकार का रिसर्च चल रहा है। तो इनकी लैंग्वेज थोड़ा सा टेक्निकल है, तो मैंने इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छांट लिए हैं जो आपके मतलब के हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये यहाँ पर हमारा सिनॉप्सिस दिया हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट शुरुआत करूँगा अपने पॉइंट्स के ऊपर से। जैसा कि इन्होंने प्रोफेसर जी ने बताया हुआ है अपने लेख में कि नियामक संस्थानों ने पिछले वर्षों में केवल एबोला की रोकथाम के लिए पहले एडेनोवायरस वेक्टर्ड टीका अनुमोदित किया और सार्स-कोव-2 के लिए 3 स्वीकृत एडेनोवायरस वेक्टर्ड टीके उपलब्ध हैं। जैसे मैसेंजर आरएनए पर आधारित टीके बनाने की टेक्नोलॉजी 1 दशक से ज़्यादा पुरानी है, जिसके शक्तिशाली रोग प्रतिरोधक तथा शानदार संरक्षक परिणाम मिले हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल भाषा यूज़ की गई है जो हमारे मतलब की नहीं है, फिर भी मैंने उन शब्दों का इस्तेमाल किया है ताकि अगर आप आगे चल के सुने इन शब्दों को तो ज़्यादा परेशान ना हो, आप उनसे वाकिफ़ हो। जैसे कुछ शब्द बताए गए हैं mRNA, इन शब्दों का विस्तार से वर्णन हमारे यहाँ सब्जेक्ट है, जिसमें इन टेक्निकल शब्दों का हम विस्तार से वर्णन करते हैं। वो सब्जेक्ट है हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित, उसमें जाके आप हमारे इन टेक्निकल शब्दों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर केवल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही बताऊँगा आपको, और ज़्यादा उसी पे फोकस रहेगा, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। इन शॉर्ट में इन्होंने यहाँ पे बताया है, पिछले साल जैसे इबोला से संबंधित टीका अनुमोदित किया गया था, लेकिन सार्स-कोव-2 से 3 स्वीकृत टीके अनुमोदित किए गए हैं। इसी के साथ एक टेक्नोलॉजी होती है मैसेंजर आरएनए पर आधारित टीके बनाने की, ये लगभग 1 दशक पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिसका इस महामारी कोविड महामारी आने के बाद काफ़ी तेज़ी से इस्तेमाल हुआ है और एक शानदार परिणाम मिले हैं इस टेक्नोलॉजी की, हमें mRNA टेक्नोलॉजी के, जिससे हम टीका विकसित कर पा रहे हैं आज के समय में। देखते हैं आगे। वैक्सीन जो हम लोगों ने अभी इन्वेंट करी है महामारी कोरोना महामारी के लिए,
उस वैक्सीन की बात हो रही है। प्रोफेसर बताती हैं वैक्सीन इस वैश्विक महामारी से मुक्त होने का मार्ग है, लेकिन उनकी सफलता पर अब भी काफ़ी खतरा है। क्यों? खतरा क्यों है इस वैक्सीन पे? क्योंकि जो वायरस है ना, वायरस के ऐसे नए प्रतिरूप और वेरिएंट के पनपने का खतरा बना हुआ है, जो उस रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया से बचकर निकल सकते हैं जो वायरस आधारित टीका अर्थात सार्स कोव 2 के पिछली पीढ़ियों के या पुराने वायरस प्रोटीन से पैदा होती है। तो इन शॉर्ट में इन्होंने हमें बताया जो हम लोगों ने टीके बनाए हैं कोविड वैक्सीन के, वो आगे चल के हो सकता है कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाए, क्योंकि जो वायरस है ना, उसने अपने नए नए प्रतिरूप बना रहा है अपने अपने पहले के प्रतिरूपों से। अपना प्रोटीन, जो पुराना वायरस प्रोटीन है ना, उससे उससे उसमें कुछ परिवर्तन करके नए नए प्रतिरूप बना रहा है। तो इसी कारण हो सकता है जो आज हम टीके विकसित कर रहे हैं वो आगे भविष्य में चल के जो आने वाले वायरस के वेरिएंट प्रतिरूप हैं उन पे इतना प्रभावकारी ना हो। उसी की बात यहाँ पर प्रोफेसर जी ने करी है। आगे बताती हैं प्रोफेसर, कोरोना वायरस के जिन प्रतिरूपों को हम जानते हैं उनके आधार पर नए टीके बनाने के लिए, जैसे फाइजर बायो एनटेक और मॉडर्ना जो प्राइवेट कंपनी है, इन्होंने बीटा प्रतिरूप पर आधारित वैक्सीन बना ली और इसका परीक्षण भी कर लिया। लेकिन अब कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसे सर्वकालिक और सभी कोरोना वायरसेस के लिए प्रतिरोधक हो सकने वाली यूनिवर्सल वैक्सीन बनाने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं, जो न केवल सार्स कोव 2 और इसके प्रतिरूपों को रोकने के लिए प्रतिरक्षण देंगे, बल्कि कोरोना वायरस के भविष्य में हो सकने वाले खतरनाक प्रतिरूपों की से रक्षा भी करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने अभी कोरोना के टीके विकसित करे हैं, उससे अतिरिक्त भी अब वैज्ञानिक आगे के आने वाले कोरोना प्रतिरूपों के लिए टीके विकसित करने शुरू कर दिए हैं। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि सार्स, मर्स और सार्स कोव 2 वायरस पिछले 20 सालों में ही पनपे हैं, इसलिए अब पशुओं से मनुष्यों में नए कोरोना वायरस के प्रतिरूपों से संक्रमण होने की आशंका भी बनी हुई है। अभी जो संक्रमण हो रहा है मानव से मानव में हो रहा है, हो सकता है भविष्य में जो हमारा सार्स कोविड वायरस बने वो पशुओं से मनुष्य में फैले, तो उसकी भी चिंता वैज्ञानिकों को है। तो उसके लिए भी अनुसंधान चल रहा है कि उसके टीके किस प्रकार बनेंगे। आगे प्रोफेसर बताती हैं कोरोना वायरस के 4 परिवार यानी प्रतिरूप होते हैं: अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। वास्तव में जो मनुष्य को संक्रमित करने वाले सभी सार्स कोरोना वायरस हैं वो हैं अल्फा और बीटा परिवार के। जितने भी कोरोना वायरस हैं, जो भी 7 प्रकार के हैं ना, वो अल्फा और बीटा परिवार से ही बने हुए हैं, यानी कि उन्हीं के ही रूप प्रतिरूप हैं। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि कोरोना वायरस की जीनीय विविधता बहुत बड़ी है, इसलिए इसके सभी परिवारों के सभी वायरसों से बचाने वाली एक वैक्सीन तैयार करना काफ़ी कठिन काम है, लेकिन वैज्ञानिक इसके लिए प्रयासरत हैं। प्रोफेसर आगे बताती हैं चरणबद्ध अनुसंधान की दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काफ़ी प्रगति हुई है। जैव चिकित्सा, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान के सम्मिलित प्रयासों से आज हमें वैक्सीन्स यानी टीकों के लिए एंटीजन खोजने और डिज़ाइन करने का काफ़ी अच्छा अवसर मिला है। उत्कृष्ट सुपर कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग और प्रोटीन की संरचनाओं की मॉडलिंग कर पाने की क्षमता होने से अब हम अनेक प्रकार के कोरोना वायरसेस के एक जैसे एंटीजन लक्ष्यों की पहचान कर सकते हैं। आगे प्रोफेसर बताती हैं भविष्य में उभर सकने वाले वायरसेस के प्रतिरोध के लिए कोरोना वायरस फैलाने वाले पशुओं और मनुष्यों के आनुवंशिक अनुक्रमण यानी जेनेटिक सीक्वेंसिंग के विश्लेषण और वायरस के नए प्रतिरूपों जिनसे हम स्ट्रेन कहते हैं उनके उद्भव की मॉडलिंग करके आगे की योजना बनाई जा सकती है। इन्हीं तरीकों से आने वाले समय का एकदम पूर्ण अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इनसे ऐसे नए वायरसेस का पता चल सकता है जिनके प्रतिरोध के लिए तैयारी आज के समय में बेहद जरूरी है। साथ ही सार्स कोव 2 से आगे के वायरस से प्रतिरक्षण की संभावनाओं की जांच के लिए भी अनेक स्तर पर अब काम चल रहा है। ये सब छोटी छोटी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है जो रिसर्च अनुसंधान लेबोरेटरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति दे सकता है, जो हमें ये प्रोफेसर गगनदीप कांग जी बता रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इनके छोटे छोटे पॉइंट्स को समझ रहे होंगे, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके स्लाइड्स में पॉइंट आउट कर रखे हैं। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप उसको साथ साथ नोट करते चलिएगा, और अगर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा दोबारा से। चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर।
आगे प्रोफेसर बताती हैं अनेक प्रकार के वायरसेस से व्यापक प्रतिरोधक प्रणाली दो तरीके से विकसित हो सकती है। पहला तरीका होता है एंटीबॉडी प्रतिक्रिया का, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रोटीन की पहचान कर सकने वाली एंटीबॉडी पैदा होती है जो मानवीय कोशिका में वायरसेस का प्रवेश रोक सकती है। समझे आप? मैं दोबारा बता देता हूँ। अनेक प्रकार के वायरसेस से व्यापक प्रतिरोधक प्रणाली दो तरीकों से विकसित हो सकती है, यानी कि मनुष्य के अंदर जो प्रतिरोधक प्रणाली होती है वो दो तरीकों से विकसित हो सकती है। पहला तरीका होता है एंटीबॉडी प्रतिक्रिया का, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रोटीन की पहचान कर सकने वाली एंटीबॉडी पैदा की जाती हैं जो मानवीय कोशिका में वायरसेस का प्रवेश रोक देती हैं। दूसरा तरीका होता है कोशिकीय प्रतिक्रिया का, जिसमें टी कोशिकाएं होती हैं। वे टी कोशिकाएं संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट कर संक्रमण को समाप्त कर देती हैं। हर एंटीबॉडी को पाने के विशिष्ट लक्षण होते हैं, इसलिए व्यापक एंटीबॉडी प्रतिक्रिया प्रेरित करने के लिए वैक्सीन में अनेक एंटीजन होने चाहिए। जैसे कि विभिन्न विभिन्न बीमारी होती हैं, विभिन्न विभिन्न लक्षण होते हैं उनके, तो अनेक बीमारियों के लिए एक ही प्रकार की वैक्सीन बनाने के लिए हम लोगों को अनेक एंटीजन वाली वैक्सीन चाहिए। आगे बताती है प्रोफेसर, टी कोशिकाएं कोशिकाओं में टूटे हुए कुछ वायरसों की पहचान कर पाती हैं। ये टी कोशिकाएं क्या होती हैं, यह आप हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको उस टेक्निकल भाषा में नहीं पढ़ना है। जो भी ज़्यादा टफ है, ऐसा कुछ यूपीएससी या पीएससीएस परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता। जो पूछा जाता है वो मैंने पॉइंट आउट कर दिया है अपनी स्लाइड में, आप केवल उन्हीं को याद करिएगा। अभी आगे बताता हूँ आगे यूपीएससी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या इंपॉर्टेंट है जो हमारी स्लाइड में आया हुआ है। आगे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, काफ़ी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में, कैसे टीका विकसित कर रहे हैं इसके बारे में बताया हुआ है, जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें इन्होंने बताया mRNA का किस प्रकार इस्तेमाल हुआ है, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन के बारे में बताया है किस तरह से वैक्सीन विकसित कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ही टेक्निकल भाषा है, ज़्यादा ही डीप है, हमारे मतलब का नहीं है। दोबारा आपको बताऊंगा कि हमारे मतलब का नहीं है। जैसे नैनो पार्टिकल्स के बारे में उन्होंने बताया है, जैसे प्रोटीन को नैनो पार्टिकल पर लगा देने से अनेक प्रकार की विशिष्ट एंटीबॉडी प्रतिक्रियाएं होती हैं। ये ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको केवल वही बताऊंगा। इसी में आगे इन्होंने बताया हुआ है जैसे जो विभिन्न वैक्सीन हमारी विकसित होती है उनका पहले आकलन पशुओं पर होता है, इसके बाद मनुष्यों पर परीक्षण किया जाता है। परीक्षण की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है, इत्यादि चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं अपने आगे वाले पॉइंट पर। जैसा कि यहाँ पे प्रोफेसर बताती हैं कि इस वैश्विक महामारी का एक प्रमुख निष्कर्ष यही है कि अनेक तरीकों से प्रतिरक्षण पर काम करना जरूरी है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, समझिएगा। सभी वायरसेस पर असर कर सकने वाली सार्वकालिक वैक्सीन विकसित करना आसान काम नहीं है। आ गए हम उस पॉइंट पर, जैसे कि यहाँ पे प्रोफेसर बात कर रही हैं कि सभी वायरसेस पर असर करने वाली एक यूनिवर्सल सार्वकालिक वैक्सीन विकसित करनी है, जो विकसित करना आसान काम तो नहीं है। फिर भी इन्फ्लुएंजा की बीमारी के वायरस इतने विविधतापूर्ण हैं जो वैक्सीन विज्ञान के लिए दशकों से चुनौती बने हुए हैं, और अब तक इसकी कोई पूर्ण प्रभावी वैक्सीन नहीं बन पाई है इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए। अब SARS-CoV-2 वायरस के लिए मैसेंजर आरएनए जैसे mRNA टेक्नोलॉजी की सफलता जो हम परीक्षण कर रहे हैं उसमें कुछ सफलता मिली है। उस सफलता ने इस क्षेत्र में अनुसंधान में नई जान फूंक दी है, और SARS-CoV-2 वायरस से प्रतिरक्षण में मिली नई जानकारियों के बाद सभी प्रकार के इन्फ्लुएंजा का एक यूनिवर्सल यानी सार्वकालिक एक ही टीका विकसित करने के अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, आर्टिकल के स्टार्टिंग में, mRNA जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर इस महामारी कोविड महामारी आने के बाद कुछ ज़्यादा ही रिसर्च हुआ है वैक्सीन खोजने के लिए। तो इस जो वैक्सीन के लिए mRNA टेक्निक का हमारे ज़्यादा रिसर्च हुआ है, तो इससे कुछ नई और चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, नई जानकारी प्राप्त हुई हैं। तो SARS-CoV-2 के साथ साथ अब हमें रिजल्ट प्राप्त हुए हैं, जो सफलताएं प्राप्त हुई हैं इस टेक्नोलॉजी से, अब हम उसका इस्तेमाल इन्फ्लुएंजा वायरस की वैक्सीन खोजने में भी करेंगे। ये हमें फ़ायदा हुआ है। इसके बाद आगे बताती हैं इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस दोनों के वायरस नए रूपों में परिवर्तित होते रहते हैं, जैसा और आप हम जानते हैं। ये मैंने आपको स्लाइड में भी बता रखा है। जो इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस होते हैं
इनके नए नए प्रतिरूप विकसित हो। लेकिन SARS-CoV-2 में ऐसे उत्परिवर्तन अपेक्षाकृत थोड़े धीमी गति से होते हैं इन्फ्लुएंजा के कंपैरिजन में। इन्फ्लुएंजा में जो उत्परिवर्तन होते हैं काफ़ी तेज़ी से होते हैं, लेकिन SARS-CoV-2 में थोड़े धीमे होते हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस में एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग एंजाइम। इस प्रूफ रीडिंग एंजाइम का क्या काम होता है? ये प्रूफ रीडिंग एंजाइम जो होता है ना, वो वायरस के नए प्रतिरूप बनाने से पहले सभी गलतियों को साफ कर देता है। यानी कि जो वायरस पहले बना था उसमें क्या क्या कमियां रही थी, उस वायरस के जन्म लेने के बाद जब हमने उसका एंटीजन बना लिया तो वायरस भी चेक करता है, अरे इन्होंने तो ये इसकी वैक्सीन बना ली, यानी कि ज़्यादा प्रभावी नहीं था ये वाला वायरस मेरा, ये जो मेरा डिज़ाइन मैंने इसका वायरस का बनाया था। तो उसमें जो एंजाइम होते हैं वो उस प्रकार से अपनी डिज़ाइनिंग चेंज करते हैं ताकि आने वाली जो वैक्सीन बन चुकी है ना, वो वैक्सीन उस पर कारगर ना हो। तो ये काम किस एंजाइम के द्वारा होता है? प्रूफ रीडिंग एंजाइम के द्वारा। वो एंजाइम अपनी पुरानी गलतियों को सुधारता है, या कुछ भी ऐसी गलतियां होती हैं जो प्रभावी नहीं हो पाती मनुष्य के ऊपर, जैसे कोई वायरस बना वो ज़्यादा प्रभावी नहीं हुआ मनुष्य के ऊपर, उसकी एंटीबॉडी बन चुकी है, तो इन गलतियों को सुधारने का काम प्रूफ रीडिंग एंजाइम करता है। तो परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि पूछा जा सकता है कि प्रूफ रीडिंग एंजाइम का क्या कार्य है, या जो वायरस के नए प्रतिरूप बनाने से पहले सभी गलतियों को साफ करता है, कौन साफ करता है? तो आप बताएंगे प्रूफ रीडिंग एंजाइम। आगे इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे अन्य वायरल संक्रमणों के मामले में ऐसे मामले रिकॉर्ड किए गए हैं जिनमें टीकों के कमजोर असर की वजह से टीका लगे व्यक्तियों को गंभीर रूप से बीमार होने का खतरा हो गया। कुछ ऐसे मामले भी आए हैं जैसे हमने कोई वैक्सीन बना ली या टीका बना लिया है, उन टीकों का कुछ व्यक्तियों पर कुछ असर कम हुआ, उसकी वजह से जो टीका लगाया गया था जिन व्यक्तियों को, वे और गंभीर रूप से बीमार हो गए। होना तो उनको सही चाहिए था, यानी कि उनकी बीमारी दूर होनी चाहिए थी, लेकिन उनका कुछ इस तरह सा असर हुआ टीके का कि जो उनकी बीमारी थी वो और बढ़ गई। तो ये कुछ उल्टा ही असर हो गया। तो इस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? इस प्रवृत्ति को हम एंटीबॉडी आधारित रोग वृद्धि कहते हैं। यहाँ पर रोग की वृद्धि हुई तो इसे हम एंटीबॉडी आधारित रोग वृद्धि कहते हैं, इंग्लिश में से एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या तो आपके ऑप्शनल माफ़ करिएगा, या तो आपके MCQs में जो पेपर प्री एग्ज़ाम होता है उसमें, या आपके छोटे से डेफिनेशन वाले क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट क्या होता है, यानी एंटीबॉडी आधारित रोग वृद्धि क्या होती है। तो आप उसमें बताएंगे यही चीज़ें, जैसे वायरल संक्रमण के मामले में ऐसे मामले रिकॉर्ड किए गए हैं जिनमें टीके के कमज़ोर असर की वजह से जो टीका लगा हुआ व्यक्ति होता है ना, वो और गंभीर रूप से बीमार होने का खतरा हो जाता है या बीमार हो जाता है। इस प्रवृत्ति को ही हम एंटीबॉडी आधारित रोग वृद्धि कहते हैं। आगे लेखक ने काफ़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे रखी है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे SARS-CoV-2 की अब तक विकसित वैक्सीन के साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, जो हमने अभी तक वैक्सीन बनाई है कोरोना की, उसके साथ तो अब तक ऐसा नहीं हुआ है, इक्का तुक्का मामलों को छोड़ के। लेकिन बाद में ऐसा होने की आशंका तो बनी ही रहेगी जब कभी टीका लगाने से पैदा हुई एंटीबॉडी कमज़ोर पड़ जाएंगी, अथवा सभी प्रकार के कोरोना वायरस के लिए भविष्य में विकसित होने वाले टीकों के साथ ऐसा हो जाए। कह नहीं सकते। अगर हमें भावी वैश्विक तथा अन्य महामारियों के लिए प्रभावी टीके विकसित करने हैं तो अभी से ही अधिक गंभीरता से अनुसंधान करना होगा। प्रोफेसर आगे बताती हैं, हमें समझना होगा कि वायरल संक्रमणों का फैलाव और उससे मनुष्यों का संक्रमित होना कोई बहुत दूर की आशंका तो नहीं होती, और कभी भी ऐसे संक्रमण का फैलाव हो सकता है, यानी कि कोई सा भी वायरस कभी भी आ सकता है, कभी भी प्रकट हो सकता है। ऐसा तो आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, बस आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। तो विश्व भर में ऐसे संक्रमणों का पता लगाने के लिए और टीकों के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास चल रहा है, अनुसंधान चल रहा है। भारत में भी ऐसे अनुसंधान कार्य अब जोर शोर से जारी हैं। भविष्य के लिए उचित तैयारी के लिए बुनियादी ढांचे, मनुष्यों तथा संसाधनों पर निवेश किया जाना जरूरी है। भारत में अनेक उत्कृष्ट संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं और समर्थ वैज्ञानिक हैं, जैसा कि आप और हम जानते हैं। लेकिन खास तौर से जीव विज्ञान में हमारे ज़्यादातर शोध कार्य प्रक्रियाओं और कार्य प्रणालियों को समझने तक सीमित होते हैं। ये यहाँ पर प्रोफेसर
अनुसंधान, जीव विज्ञान के अनुसंधान से संबंधित एक अंदर की बात बता रही हैं, जो हमारे ज़्यादातर शोध कार्य प्रक्रियाएं हैं और कार्य प्रणालियों को समझने तक सीमित हो जाते हैं। उपचारों तथा उपयोग की नई टेक्नोलॉजी के विकास के लिए कम ही कार्य होता है। मेडिकल शिक्षा संस्थाओं को भी ऐसे अनुसंधान से जोड़ने के लिए भी सीमित प्रयास ही हुए हैं, जो अच्छी बात नहीं है। वैक्सीन विज्ञान की भावी प्रगति के लिए ऐसी कार्यनीति और नेटवर्किंग की विधिवत स्थापना हमें अब करने की जरूरी है। हमें अभी से योजना बनानी होगी और उसे अमल में लाना होगा। यहीं पर ये आर्टिकल समाप्त होता है। आपको आर्टिकल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलते हैं अपने दूसरे, एक छोटा सा आर्टिकल और है, देखते हैं कौन सा है। एक छोटा सा आर्टिकल या कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है, भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक नई ऐप लॉन्च की गई है, फिट इंडिया मोबाइल ऐप। इस एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर सिनॉप्सिस में बताया हुआ है। जैसे समझते हैं, इस ऐप से नागरिक सरल परीक्षणों की श्रृंखला के माध्यम से अपने फिटनेस मानकों का आकलन कर सकते हैं, नियमित आधार पर फिटनेस में सुधार के तरीके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ योगा के कुछ इसमें वीडियोस डाले गए हैं, आप उसको देख के अपना फिटनेस सही कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फिट इंडिया मोबाइल ऐप में दैनिक गतिविधि और फिटनेस के क्या क्या लक्ष्य होते हैं वो निर्धारित करने का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। गतिविधि ट्रैकर दिए गए हैं, आप कितना किलोमीटर चले, कितना किलोमीटर दौड़े, पानी का सेवन आपने कितना किया, कैलोरी सेवन कितना हुआ। साथ में आप अपना डाइट चार्ट बना सकते हैं, स्लीप ट्रैकर, आप कितने घंटे सोए, आपको कितने घंटे सोना चाहिए, आदि जैसी विशेषताएं इस ऐप के अंदर दी गई हैं। समझते हैं इस ऐप में और क्या बताया गया है। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि 2019 में भारत को एक फिट और स्वस्थ राष्ट्र बनाने की दृष्टि से एक फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था। इसका सबसे मुख्य संदेश यही था कि फिटनेस आसान, मज़ेदार और मुफ्त बने और इसका अभ्यास कहीं भी और कैसे भी किया जा सके। इसके बिल्कुल एक साल बाद एक फिट इंडिया आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक 3 आयु समूह का गठन किया, 5 से 18 वर्ष, 18 से 65 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। इसमें एक प्रोटोकॉल बनाया गया था अलग अलग आयु वर्ष के लिए। तीनों जो हमारे डिवाइड किए गए थे आयु समूह, 5 से 18, 18 से 65 और 65 से अधिक, उसके आयु उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल बनाए गए थे। उसी प्रोटोकॉल को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी मान्य किया था, अपना समर्थन दिया था। इसी प्रोटोकॉल से संबंधित एक ऐप लॉन्च की गई है जो है फिट इंडिया मोबाइल ऐप। आप इसको एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। iOS एप्लीकेशन जो एप्पल चलाते हैं उनके लिए भी ये मौजूद है ये ऐप। तो बहुत ही बढ़िया ऐप है। इसमें आप अपना प्रोटोकॉल, फिटनेस प्रोटोकॉल सुविधा विभिन्न आयु समूह के उपयोगकर्ताओं को अलग अलग बना सकते हैं आप। और साथ ही साथ इसमें एनिमेटेड वीडियो प्रदान किए गए हैं। आपके फिटनेस से संबंधित योगा प्रोटोकॉल, शारीरिक गतिविधि के माध्यम से फिटनेस कर सकते हैं आप, वो भी इसमें दिए गए हैं। पार्टिकुलर उम्र समूह के लिए कौन सा एक्सरसाइज होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कौन सा योगा होना चाहिए, इसमें सब बताया गया है। साथ ही साथ आपने कितना फिटनेस किया ये भी ट्रैक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। ये इंफॉर्मेशन इसमें अभी दी गई है। चलते हैं अपनी आगे दूसरे आर्टिकल पर। तो देखते हैं, आज का ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अब जो योजना मैगजीन के बाकी के आर्टिकल बचे हुए हैं उसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बनाते हैं दूसरा वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए। अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपकी उस दुविधा को दूर करूँगा जल्दी से जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद।